हेलो मेरे प्यारे बच्चे। मैं रत्नाकर सर आप सभी का TWG के 10th एम 12th वाले क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस पे नाम जरूर लिखा है 10th और 12th, पर 9th की भी क्लास और 11th की क्लास भी चलेगी। तो 9th वाले बच्चों की बड़ी शिकायत थी कि सर आप 10th को बस पढ़ाते हैं, 10th 12th वालों को क्लास लेते हैं, पर हम लोग के लिए एक भी क्लास नहीं बनाए हैं। हमने कहा कि इस कमी को भी हम दूर करते हैं और 9th वालों के लिए मैं एकदम शुरू से साइंस की कक्षाएँ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हमने पहले फिजिक्स को उठाया है, जिसमें पहला चैप्टर है मोशन ना। तो जितने भी मेरे ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं 9th में, उन सभी के लिए, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, वो सभी लोग अगर जिसके अंदर मोशन टॉपिक इंक्लूड होंगे तो आप ज़रूर इस क्लास को ले लीजिएगा। यह वन शॉट है, एक बार में पूरी सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। कुछ बातें हमने ऑलरेडी इस पे अपने हैंडराइटिंग के माध्यम से लिख दिया है और कुछ चीज़ें मैं आपको समझाते हुए चलूँगा, क्योंकि जो चीज़ें थोड़ी सी अगर बस लिखने में लिखेंगे, पूरी चीज़ें लिख लिख के पढ़ाएंगे तो समय बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो, जिससे हम और कुल मिला के पूरे इस चैप्टर पे पकड़ बना लेंगे। हम इस चैप्टर पे इतना बढ़िया पकड़ बना लेंगे कि आराम से आने वाले समय में चाहे 11th पढ़िए 12th पढ़िए, तो वहाँ पे मोशन अगर टॉपिक आएगा तो आपको परेशान नहीं करेगा। अब आइए क्लास को करते हैं बच्चे स्टार्ट। तो मेरे 9th वाले मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह क्लास स्पेशली आपके लिए है, ठीक है। देखो बेटा, ये हम लोग कौन सा उठाया है, हम लोग चैप्टर स्टार्ट किया है बेटा। हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं आपका का गति मोशन। ये वन शॉट है, ठीक है। अब मेरे नाम से तो सभी लोग परिचित होंगे ही होंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग काम करते हैं। देखिएगा तो देखिएगा, सबसे पहले आपको में थोड़ा सा हम लोग मोशन पे जाएंगे ज़रूर, पर मोशन में जाने से पहले बेटा कुछ बातों को समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिएगा, हम मोशन टॉपिक को समझाएंगे, पर इसके पहले थोड़ी सी हम लोग समझेंगे कि भैया राशियाँ किसे कहते हैं, राशियाँ किसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, क्योंकि इनका दैनिक जीवन में यूज है। और जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो बिना यूनिट का कोई काम चलने वाला नहीं है ना। तो इसलिए थोड़ी सी बात हम इनको भी समझ के फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी में आपका आएगा सदिश और अदिश राशि। और जब भी आप किसी परिभाषा को लिखेंगे, जैसे आप गति को लिख रहे हैं, चाल को लिख रहे हैं, वेग के बारे में लिख रहे हैं, विस्थापन के बारे में लिख रहे हैं, अगर कुछ भी इनके बारे में लिखते हैं लल्ला, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे आपको कोई न कोई मात्रक लगाना होगा। अब मात्रक लगाते समय भी इस बात का ध्यान देना पड़ेगा यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि। आपके सिलेबस में अदिश और सदिश दिया है, बाकी नहीं दिया है, हमने पूरा ही राशि आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो इसलिए इनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए जरा सा देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहली बात बेटा कि राशि या क्वांटिटीज किसे कहते हैं बेटा, तो कहता है जिसे मापा तौला जा सके, जिसे मापा तौला जा सके उसे क्या कहते हैं बेटा, राशियाँ। अब जाहिर सी बात है, जो कुछ भी हम उससे माप कर सकते हैं, जिसका मापन कर सकते हैं, जिसको तौल कर सकते हैं, वो सभी क्या है, राशियाँ हैं। जैसे हम अगर कहा जाए क्या खेत को नाप सकते नहीं सकते बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ तो आपका जो खेत है तो उस खेत को मापन कर सकता है, बिल्कुल सर खेत का मापन किया जा सकता है। अगर मैं कहूँ आपकी लंबाई, आपकी लंबाई को माप सकते नहीं सकते हैं, बिल्कुल बेटा। बताइए, आपके पास गेहूँ हुआ है, गेहूँ का पैदावार हुआ है, बताइए गेहूँ को भी हम लोग तौल सकते नहीं तौल सकते हैं। तो कहा जाता है जिस भी चीज़ों को तौल सकें, माप सकें, वह सभी क्या कहलाएंगे बच्चे, राशियाँ। अर्थात हम इसे ये भी कह सकते हैं जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है बेटा, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, राशियाँ। अब इस राशियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बेटा हमारे लिए क्या होता है, भौतिक राशियाँ। क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो बेटा, भौतिक राशियों की बात करेंगे तो क्या होता है, जाहिर सी बात है, जब भौतिकी के नियमों को संख्या के रूप में प्रकट करने लगेंगे, जब भौतिकी की जितनी भी चीज़ पढ़ेंगे और उसको हम लोग संख्या के रूप में जब प्रकट करने लगेंगे तो वहीं क्या कहलाएगी, भौतिक राशियाँ। देखिए लिखा भी होगा कि भौतिकी के नियमों को संख्या के रूप में प्रकट करने वाली पदों को भौतिकी राशियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भौतिकी राशियाँ। जैसे अब उसी बात बेटा दूसरी चीज़ होती है मात्रक। अभी इनको मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस बनाइए और क्लास को पूरे लास्ट तक आप बने रहिए। देखिए आपको काफ़ी मजा आने वाला है। देखिए यूनिट मतलब मात्रक बच्चे किसे कहते हैं मेरे गुड्डा, तो देखो प्रत्येक भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से चुना गया कारक मात्रक कहलाता है। अब देखो जरा सा, आइए इस बात को हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे बेटा अगर हमने आपसे एग्जाम्पल लिया कि एक एग्जाम्पल लिया
कि 172 हमने लिख दिया बेटा। अब हमने अगर 172 लल्ला लिख दिया तो मैंने कहा आपके खेत की लंबाई 172 है, आपकी खेत की लंबाई 172 है, या तो आपके शरीर की लंबाई 172 है। तो बताओ अगर मैं ये शब्द सिर्फ बोल दिया तो क्या इससे आप फाइंड कर पाएंगे कि 172 क्या है? यह तो बेटा सिर्फ क्या है, संख्या है, ये तो सिर्फ क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। ये क्या है बेटा हमारे पास में, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और न्यूमेरिकल वैल्यू ये डिसाइड नहीं करेगा ना कि वास्तव में 172 क्या है। पर बेटा जैसे 172 के आगे अगर हमने लगा दिया कि बेटा अगर हमने लगा दिया किलोमीटर, तो हम कह सकते हो ना कि कितनी दूरी है, 172 किलोमीटर दूरी है। तो ये जैसे लगा, ये जो किलोमीटर लगा बेटा वास्तव में यही क्या है, यूनिट है। यही क्या है, यूनिट है। हमने बेटा यहीं पर लगा दिया मीटर, तो क्या हो गया, ये भी आपका क्या है, यूनिट है बेटा। अगर हमने लगा दिया बेटा यहीं पर केजी, तो ये भी हमारे पास क्या है बच्चे, है यूनिट है। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो ध्यान दीजिए कि जब भी किसी के आगे, अब जैसे हमने लगा दिया 172 किलोमीटर, क्या लिख दिया बेटा, 172 किलोमीटर, तो आप समझ गए यह दूरी 172 किलोमीटर है ना। आप समझ पा रहे हैं कि 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। आप ये अच्छी तरीके से जानते रह ना कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है बेटा। और वहीं पर अगर मैंने कह दिया बेटा 172 केजी, मतलब आप समझ गए कि सर जी यह इसका वजन, इसका जो भार है लगभग कितना, 172 केजी है, मतलब 1 कुंटल 72 किलो। समझ रहे हो? तो किसी भी चीज़, जैसे किसी भी चीज़ सामने बेटा हम जो यूनिट लगाते हैं वास्तव में वही होता है। अब जैसे हमने लिखा 72 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा ये जो 72 डिग्री सेल्सियस है ये तो क्या है आपका, ये तो जानते हो न्यूमेरिक वैल्यू है। ये क्या है बेटा हमारे पास है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा। पर ये जो सी है, ये सी क्या है बेटा, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। और सी किसके बारे में प्रेजेंट कर रहा है, तापमान के बारे में। किसके बारे में, तापमान के बारे में बेटा। तो देखो ऐसे नहीं पता था 172 डिग्री क्या है, 72 डिग्री क्या है नहीं पता था, पर जैसे उसके आगे सी लग गया, तो सी लग गया तो हम समझ गए 72 डिग्री सेल्सियस। और सेल्सियस किसका मात्रक होता है, तापमान का। तो समझ रहे हो, तो यह रिप्रेजेंट करता है कि वास्तव में कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सी चीज़ें क्या हैं। बताओ क्या मेरे बाबू, मेरे बच्चे, क्या ये बताइए आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ, जैसे मैंने कहा दुकान पे जाओ लल्ला, हमने आपसे कहा दुकान पे जाओ 25 गेहूँ लेके आओ, 25 गेहूँ लेके आओ। अब बताओ जैसे मैंने कहा दुकान पे जाओ 25 गेहूँ लेके आओ, बताओ अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ना, सर 25 दाना लाना है, 25 केजी लाना है, 25 केजी लाना है, 25 कुंटल लाना है बेटा, 25 कुंटल, 25 कुंटल लाना है, समझ, या 25 टन लाना है। समझ रहे हो ना? तो जब तक हम इसके आगे यह वैल्यू को नहीं, अगर इससे आगे जब तक मात्रा को प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक इस बात को आप नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में कि हमसे कितना क्या चीज़ें मांगी गई है। तो आपको समझ में आ गया बेटा मात्रक क्या होता है? बताओ मेरे प्यारे भाई, सबको समझ में आ गया ना मात्रक क्या होता है लल्ला? तो मात्रा आप समझ पाए आसानी से, तो समझ लें बेटा इसीलिए हम इसके आगे जो प्रेजेंट करते हैं ना, इसके आगे जो भी मात्रा लगाते हैं अपने स्वेच्छा से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। अब ये सभी किस में यूज करने वाले, फिजिक्स पढ़ने आए हैं तो फिजिक्स में यूज करेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशियाँ। कैसी राशियाँ, भौतिक राशियाँ। आइए जरा सा इन राशियों को करते हैं क्लासिफिकेशन। देखो बच्चे, अगर कहा जाए तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो होता है बेटा उत्पत्ति के आधार पर, जिसकी उत्पत्ति हुई है, समझ रहे हो ना, उत्पत्ति के आधार पर कितनी होती है, 3 होती हैं। एक होता है बेटा हमारे पास क्या होती है, मूल राशियाँ, अभी समझाएंगे इसके बारे में, इनकी संख्या 7 होती है। और क्या होता है बच्चे, व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, इनकी संख्या भी इनकी संख्या कई सारी हो सकती है, जितना भी सोचो। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या होती है, पूरक राशियाँ, इनकी संख्या बेटा कितनी होती है, 2। और वहीं दिशा एवं परिमाण के आधार पर देखेंगे तो राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की, 2, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। समझ रहे हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ लल्ला होती हैं। तो इस बात को आप समझिएगा। तो राशियों को देखा जाए कितने भागों में, भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। ये क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर राशियाँ हम देखेंगे, और दूसरा देखेंगे बेटा दिशा एवं परिमाण के आधार पर। तो दिशा और परिमाण के आधार पर राशियाँ कितनी होंगी लल्ला, 2 होगा, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। वहीं पर अगर उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे बच्चे कितना होगा मेरे गुड्डा, तो मूलभूत राशियाँ होंगी, व्युत्पन्न राशियाँ होंगी, पूरक राशियाँ होंगी। इस तरीके से कुल 3 राशियाँ
होती है उत्पत्ति के आधार पे, और दिशा और परिमाण के आधार पे कितनी होती है? 2 होती है, सदिश और अदिश। बोलो बात क्लियर है नहीं क्लियर है? यहाँ तक समझ पाए? ताइए अब आपके मन में जिज्ञासा होगा कि सर जी इसको बता दीजिए क्या होता है, फिर ये क्या होता है, फिर ये क्या होता है, और ये क्या होता है। अब ये क्योंकि आप इनको नहीं पढ़ोगे डायरेक्ट आप मोशन पे चले जाओगे। बहुत सारे टीचर हैं जितने जितने लोग यूट्यूब पे पढ़ाए होंगे सब डायरेक्ट मोशन पे जाके पढ़ाए, पर हमने कहा बच्चों को एकदम बेसिक ले चलो, जीरो से ले चलो, क्योंकि वो बाद में ये ना पूछे सर अदिश राशि क्या होती है, सर सदिश राशि क्या होती है, मूल राशियाँ क्या होती है, क्योंकि इनको बार बार ये फिजिक्स में यूज होंगे तो इनको बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हमने मोशन के साथ ही इसे इंक्लूड कर दिया है, राइट। इसे मत सोचिएगा मोशन चैप्टर नहीं है, मोशन चैप्टर ही है, बस उसमें थोड़ी सी मैंने ज़्यादा आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। ठीक है लल्ला, आओ तो आप लोग चाहो तो स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए। चल अब देखो भैया, देखो हमने यहाँ प्रेजेंट किया बेटा। अब देखो मूलभूत राशियाँ, तो मूलभूत राशियों की और बेटा बात करेंगे हम लोग। तो देखो अच्छे मेरे प्यारे भाई मेरे गुड्डा, यहाँ क्या दिया गया है, कह रहा है मूलभूत राशियाँ। तो देखो कह रहे हैं यह कैसा होता है बेटा, यह स्वतंत्र होता है। पहली बात ये क्या होते हैं, स्वतंत्र, मतलब इनको प्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए हम लोग स्वतंत्र कहते हैं बेटा। तो देखो लिखा गया है इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हीं को हम लोग मूलभूत राशियाँ कहते हैं। अब इनकी संख्या लल्ला कितनी होती है, तो इनकी संख्या बेटा ध्यान देना पूछा जाता है प्रश्न में, कितनी होती है, 7 होती है। तो कौन कौन सी होती है बेटा, तो एक होती है लंबाई, दूसरी होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है विद्युत धारा, पाँचवां होता है तापमान, छठवां होता है ज्योति तीव्रता, और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। तो पूछा भी जाता है कि किसका क्या मात्रक है बेटा, तो लंबाई का मात्रक बेटा क्या है, मीटर, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या है बेटा, किग्रा, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है, कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा क्या बेटा, मोल। अब इस साइड को लिख कर बिना देखे इसको याद करना है आपको। ये सभी प्रश्न बनते हैं बहुविकल्पी के रूप में भी, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले आपको पता होना चाहिए कि आप में अब क्या होता है, जो 70 नंबर का बोर्ड का पेपर होता है लल्ला, तो उसमें 120 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं। अब बहुविकल्पी जब आएंगे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो जब उसमें आएंगे एमसीक्यू के रूप में आएंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसे ज़रूर आप देखिएगा और ज़रूर अपना नोट्स बनाइएगा। ये तो आपको मिल जाएगा और साथ में आप पूरे नोट्स को भी बनाइएगा, ठीक है। आइए, तो हमने समझ लिया बेटा मूलभूत राशियाँ कैसे कहते हैं इन्हें। अब बेटा होता है व्युत्पन्न राशि से डायरेक्ट क्वांटिटीज कहते हैं, ये क्या कहते हैं। अब जान लो, जिनको ना इस मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाए, बिना इसके व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो कहा गया है जिन्हें मूलभूत राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, किया जाए, जिन्हें मूलभूत राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाएगा उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियाँ। क्या कहेंगे बच्चे, व्युत्पन्न राशियाँ बेटा। जैसे देखो हमारे पास एक होता है चाल, चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब बताओ दूरी को किस में प्रेजेंट करते हैं, मीटर से, और समय किसे प्रेजेंट करते हैं, सेकंड से। तो जरा सी इस मीटर को देखो, मीटर किसकी लंबाई है, लंबाई की यूनिट क्या है, मीटर है नहीं है, क्या है, मीटर है। ये क्या है बेटा, केजी है, क्या है, केजी है। ये समय क्या है, सेकंड है। बताओ ये समय का मात्रक क्या है, सेकंड। और सेकंड कौन सा राशि है भैया, समय कौन सा राशि है, कौन सी राशि है, मूलभूत राशि है। अब इसी मूलभूत राशि किसको प्रेजेंट कर रहा है, यस को। यम क्या है बेटा, यम क्या है आपका, मूलभूत राशि है। और किसको प्रेजेंट कर रहा है, यम यहाँ पे किसको, व्युत्पन्न राशि को, किसको, व्युत्पन्न राशि को। तो इसीलिए बेटा याद रखेंगे जो व्युत्पन्न राशि होती है ना, मूल राशियों की सहायता से प्रेजेंट किए जाते हैं। तो जितने भी फॉर्मूला बनाना चाहो बनाओगे। ऐसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान में बेटा क्या आएगा, केजी आएगा। और त्वरण को आगे खोलेंगे तो त्वरण का फॉर्मूला आगे बनेगा, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय बेटा, समझ। जैसे देखो कार है, तो कार क्या है बेटा, बल, बल का मात्रा क्या होता है बेटा, न्यूटन, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। विस्थापन, विस्थापन का मात्रा भी क्या होता है बेटा, मीटर होता है। तो देखो ये जो मीटर है या केजी है, ये सभी कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा इन मूल राशियों के माध्यम से ही व्युत्पन्न राशियों को प्रेजेंट किया जाता है। आई बात समझ में, बस इतना जानना, मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशि प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे देखो दूरी का मात्रा क्या है, मीटर। अब मीटर कहाँ मिलेगा, मूल राशि में। समय का मात्रा क्या है, सेकंड, सेकंड कहाँ मिलेगा, मूल राशि मिलेगा। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी, केजी कहाँ मिलेगा भैया आपको, मूल राशि में। तो जिनको प्रेजेंट हम मूल राशियों की सहायता से करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चे, व्युत्पन्न राशियाँ। बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है, समझ में आ गया होगा। आओ
पूरक राशियाँ बेटा, तो बस पूरक राशियों को आपको बहुत ज़्यादा समझना नहीं, बस याद कर लीजिए। इसमें दो होते हैं, एक समतल कोण होता है, इसे प्लेन एंगल कहते हैं। अब इसका मात्रक बेटा रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक बच्चे क्या होता है मेरे प्यारे गुड्डा? रेडियन होता है, रेडियन। वहीं घन कोण का मात्रक क्या होता है बेटा? स्टेरेडियन। क्या होता है बच्चे? स्टेरेडियन। याद रखेंगे, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन और समतल कोण का मात्रक रेडियन। समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक है ना। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, 1 रेडियन बराबर कितना होता है बच्चे? तो 57 डिग्री। कितना होता है? 57 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर अल्लाह कितना होता है? 57 डिग्री। बोलो, बात समझे नहीं समझे? तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा? 57 डिग्री। इन सभी बातों को ध्यान से समझना है, कहीं जल्दीबाजी मत करिए, गलती मत करिएगा, ठीक है ना। तो देख लिए, तो आपने समझ लिया बेटा मूल राशियाँ किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, पूरक राशियाँ। चलिए आगे बढ़ें। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हो तो आगे बढ़ जाए, इजाज़त हो आपकी तो। चलो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, आई होप ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे आपके लिए पहले से हमने लिख के रखा है बेटा, इसलिए लिखा हूँ क्योंकि सिलेबस में बहुत छोटे हैं। अदिश राशि बेटा, स्केलर क्वांटिटी, तो कहते हैं जिसमें परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, दिशा की बेटा नहीं। तो समझिएगा, जिनको व्यक्त करने के लिए उसका कुछ परिमाण का मतलब लल्ला होता है भार। क्या होता है? भार। तो उसका कुछ भार जरूर हो, पर उसका कोई दिशा डायरेक्शन फिक्स न हो कि ये किस दिशा में जाएगा। तो जिनका भार हो पर दिशा न हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि। तो अदिश राशि का सबसे बढ़िया बेटा इसका पहचान है कि सर कौन कौन सा आता है। तो ध्यान देना है, इसको याद कर लीजिए बेटा। एक ट्रिक है, उसका दाल एमएससी से आता है। उसका दाल किससे आता है बेटा? एमएससी से आता है। तो देखो बच्चे, उसका दाल एमएससी से आता है, तो इसमें जितनी भी बातें मैं लिखूंगा ना, वो सभी की सभी अदिश राशि होंगी। अब अदिश राशि की पहचान सबसे बढ़िया यही है कि इनमें दो चीज़ें बेटा याद करिए, एक होता है दिशा और एक होता है परिमाण। तो बेटा सीधी सीधी बात, जिसमें परिमाण उपस्थित हो और दिशा उपस्थित न हो, इसमें परिमाण उपस्थित हो, दिशा उपस्थित न हो, मतलब वो चाहे जिस दिशा में चल सकता है, चाहे किसी भी दिशा में जा सकता आ सकता है, उसकी दिशा कोई फिक्स न हो, पर उसका परिमाण, उसका भार क्या हो? फिक्स हो। अगर उसका परिमाण भार फिक्स होगा तो वो क्या होगा बेटा? अदिश राशि। और जिसका परिमाण भार फिक्स नहीं होगा वो क्या होगा? जहाँ परिमाण तो फिक्स हो पर दिशा फिक्स ना हो, तो अदिश राशि। और जब दोनों ही फिक्स हो जाए बेटा, सदिश राशि किसे कहेंगे? जिसके, ध्यान देना बेटा, जिसका परिमाण भी हो और जिसका दिशा भी हो, तो दिशा और परिमाण अगर दोनों होता है, दिशा और परिमाण दोनों होगा तो क्या कहेंगे? सदिश राशि। और सिर्फ अगर परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, तो क्या कहेंगे? अदिश राशि। तो सर ऐसे कौन कौन से उदाहरण है जो अदिश राशि में आते हैं और ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जो सदिश राशि में आते हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताइए जानिए। इसीलिए मैंने एक ट्रिक बताया बेटा, उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल। तो देखो बेटा याद कैसे करोगे? तो ऊ से लल्ला क्या हो गया? उष्मा। क्या हो गया? उष्मा। अब जरा उष्मा के बारे में फील करो। अगर हम उष्मा को किसी पात्र में इकट्ठा कर लेंगे तो उसका कुछ न कुछ भार होगा कि नहीं होगा? आप ही बताओ। भार मतलब परिमाण, भार मतलब परिमाण। बताओ, अगर उष्मा को किसी भी पात्र में इकट्ठा करेंगे उसका कुछ न कुछ वजन होगा नहीं होगा? पर मुझे ये बताओ, जब उष्मा हमको फील होता है तो क्या ये बता के चलता है क्या कि हम उत्तर दिशा से उष्मा लगेंगे, या दक्षिण दिशा से उष्मा लगेंगे, या पूर्व दिशा से उष्मा लगेंगे, या पश्चिम दिशा से उष्मा लगेंगे? क्या ऐसा कुछ बताता है क्या? क्या दिशा बताता है कि हम उष्मा की साइज किस तरीके से आपको हीट महसूस कराएंगे? नहीं ना। हीट महसूस कराने के लिए दिशा बताता है ना जी? नहीं बताता ना। तो सिर्फ क्या हो गया? तो जिसमें क्या हो? भार तो हो, उसका वजन तो हो, पर उसका कोई डायरेक्शन फिक्स न हो। जैसे बेटा इसमें क्या आ गया? ऊ से उष्मा बेटा। 100 से बेटा क्या हो जाएगा? आप याद कर लेंगे, समय। क्या हो गया? समय। का से क्या हो गया बेटा? कार्य। अब बताओ, आपको कार्य करना है, तो कार्य करने के लिए आप ही मुझे बताओ, एक बात समझाओ बेटा, क्या कार्य करने के लिए आप दिशा निर्धारित करते हो? क्या आज इस दिशा में काम करेंगे, कल उस दिशा में काम करेंगे? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। दा से बेटा क्या हो गया? दाब। क्या हो गया? दाब। ल से क्या हो गया बेटा? लंबाई।
लंबाई हो गया बेटा। यम से क्या हो गया बेटा, द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में लिखा हूं मैं बेटा द्रव्यमान, इंग्लिश बोलते हैं बेटा मास, क्या बोलते हैं मास। यस से क्या बेटा हो गया स्पीड, स्पीड के बोले बेटा तो चाल। और सी से क्या हो गया बेटा करंट, करंट वाला होता है बेटा धारा, जो धारा होता है ये, समझ रहे हो। आ से क्या हो गया बेटा आयतन, क्या हो गया लल्ला आयतन। और ता से हो गया बेटा तापमान। तो देखो बच्चे, जो तापमान हो गया, जो आयतन हो गया, धारा हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई, दाब, कार्य, समय, ऊष्मा, ये सभी की सभी कैसी हैं अदिश राशियाँ। जहाँ भी पूछूं ऊष्मा क्या है तो ऊष्मा सर अदिश राशि है, समय क्या है अदिश राशि है, कार्य क्या अदिश राशि है, दाब क्या अदिश राशि है, लंबाई क्या अदिश राशि है, द्रव्यमान क्या अदिश राशि है, चाल क्या अदिश राशि है, धारा क्या अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, तापमान अदिश राशि है। तो ये सभी के सभी अदिश राशि है। अब इनको आप याद कर लो तो इनको छोड़कर जो कुछ आएगा वो सब के सब क्या हो जाएंगे सदिश। इनको याद कर लो, इनको छोड़कर जो भी आएंगे क्या हो जाएंगे सदिश। इसके अलावा बेटा कुछ और भी आप चाहे तो याद कर लो बेटा। इसके अलावा बेटा आप किसको याद कर सकते हो, शक्ति। अगर मैं आपसे कहूँ शक्ति, जो पावर जनरेट होता है, तो पावर जनरेट करने के लिए क्या आपको दिशा की जरूरत होती है क्या, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो कह सकते हो इसके अलावा शक्ति हो गया बेटा, और क्या हो गया विभव हो गया, विभव हो गया, दूरी हो गया बेटा, चाल हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया। ये जितनी भी सदिश मैंने अभी बताया मूल राशियाँ ना, तो मूल राशियाँ भी बेटा इसी के अंदर आती हैं, मूल राशियाँ भी बेटा इसी के अंदर आती हैं ना। तो याद रखेंगे बेटा इस सभी चीज़ों को ना। और इसको आपको याद कर लेंगे बेटा, घनत्व हो गया, घनत्व हो गया, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल हो गया बेटा। ये सभी चीज़ों को आप कह सकते हो, ये सभी सभी कैसे बेटा, आवृत्ति हो गया, आवृत्ति हो गया, आवेग हो गया, आवृत्ति, आवेग, विभव, दूरी, चाल, ये सभी बेटा क्या है, सब के सब आपसे अगर बात करूं बेटा तो सभी के सभी क्या है आपकी अदिश राशि। चाल तो मैंने ऑलरेडी लिखा है ना, पर यहाँ भी लिख दिया हूँ, शक्ति, विभव, दूरी, चाल, सभी के सभी कैसे हैं अदिश राशि। सदिश राशियाँ जिसमें बेटा दिशा के समय साथ साथ परिमाण भी हो, हमने भी था जिसमें दिशा और परिमाण दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा सदिश राशियाँ। तो जब भी आप किसी परिभाषा को लिखोगे तो वहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ती है लास्ट में, यह अदिश राशि है या सदिश राशि। इसमें हमने जितनी वैल्यू लिखी है, जितने नाम लिखे हैं, सब के सब क्या हैं अदिश राशि हैं, सब के सब क्या हैं अदिश राशि है। अब हमको इधर देखना है क्या है सदिश राशि, क्या देखना है सदिश राशि। तो सदिश राशि को कैसे याद करोगे बेटा, इसके लिए भी बढ़िया, जितने इसके अलावा छूट गए, जैसे हमारे पास क्या छूट गया बेटा विस्थापन, विस्थापन हो गया, वेग हो गया बेटा, त्वरण हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया बेटा। इसके अलावा बेटा आवेग इधर मैं डाल दिया हूँ, क्या आवेग नहीं डालेंगे बेटा, आवेग नहीं रहेगा, सॉरी आवेग इधर डाल देंगे, आवेग इधर रहेगा, आवेग हो गया, आवेग, संवेग, आवेग हो गया, संवेग हो गया, बलागुण हो गया, विद्युत क्षेत्र लल्ला, विद्युत क्षेत्र इसमें आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी के सभी कैसे बेटा अदिश है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो मैं लिख दिया, चुंबकीय आघूर्ण लिख दिया हूँ बेटा, हाँ चुंबकीय क्षेत्र, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग हो गया बेटा, हाँ कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। बेटा ये सभी के सभी कैसे होते हैं तो याद ध्यान रखना, ये सभी के सभी सदिश राशि है। तीन उदाहरण को जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप सिर्फ एक याद करो ये वाला, इसको छोड़कर अब कोई भी आएगा तब जान लेना कौन सी राशि होगी सदिश राशि। इनको छोड़कर जो भी आएगी क्या हो जाएगी सदिश राशि। तो चाहे इनको याद कर लो चाहे इनको याद कर लो, दोनों याद नहीं करने की जरूरत है, एक याद करोगे दूसरा अपने आप काम हो जाएगा, बस छाटना ही तो रहेगा, समझ नहीं बेटा। तो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान देना है, MCQ में आता है बेटा, MCQ में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है लल्ला। तो बताइए आपको अब अदिश राशि सदिश राशि समझ में आ गया नहीं आ गया, अगर आ गया बेटा तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। आइए अब हम लोग आपके चैप्टर पे चलते हैं बेटा। अब देखो आगे आपके चैप्टर पे मेन हेडिंग पे आ गए जो आपके क्वेश्चन को बनाएगा, यहीं से आपको हर एक चीज़ को समझना है। देखो बेटा हमारे सामने लिखा है मोशन, क्या लिखा है बेटा मोशन।
तो गति, बेटा गति कहेंगे किसे, जरा सी इस बात को समझेंगे। और दूसरा चीज़ ये लिखा है विश्रामावस्था, रेस्ट, तो इस रेस्ट को भी हम लोग समझेंगे और उसको भी समझेंगे बोलना, ठीक है ना। हम दोनों चीज़ों को समझेंगे बेटा। तो देखो एक चीज़ बताऊँ बेटा, गति की बात मैं करूँ आपसे, गति क्यों करूँ, तो बेटा एक मान लो कि हमारे पास क्या है, कार है, क्या है बेटा, हमारे पास है एक कार है, कार है, ठीक है ना। तो कार अगर है बच्चे हमारे पास क्या है बेटा, कार है। अब इस कार को हम ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिएगा t1 समय में इसकी स्थिति, ये है समय, ये है समय, इसको हम मान लेते हैं। अब ये है स्थिति, ये है स्थिति बेटा। अगर हम मान ले स्थिति है, सिचुएशन, लोकेशन है। अगर यह t समय हो गया बेटा, हमारे पास t क्या हो गया है, t हमारे पास समय। अब मान लो t1 में ये इस समय कहाँ पर आ गया बेटा, t1 में ये कहाँ पर है, अब यह मान लेते हैं इस स्थान पर है। अगर जब हमने t2 देखा, समय यहाँ बढ़ा, तो ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। t3 में ये देखिए तो कहाँ पहुँच गया बेटा, यहाँ पहुँच गया। तो मेरी बात समझिएगा, जब किसी भी वस्तु में, जब किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, समय के साथ परिवर्तन हो, उसे गति कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। और व्यवहार में समझिए बेटा, जैसे आप अपने घर पे थे, आप कहाँ थे, अपने घर पे थे। तो जब घर पे थे तो अपने स्कूल के लिए निकले, मान लो आप सभी लोग ज्ञान गंगा स्कूल के लिए निकलते हैं, ज्ञान गंगा स्कूल के लिए निकलते हैं। अब मान लीजिए अपने घर से आपके स्कूल का टाइम 8:30 बजे से है, तब 8 बजे अपने घर पे थे। तो जब आपको 8, 8:30 हुआ तो अपने घर से कहाँ पहुँच गए, स्कूल पहुँच के। तो बताइए पहली स्थिति आपकी कहाँ थी, घर पे थी। तो उस समय टाइम कितना था, 8 बज रहा था। अब 8:30 बजे आप कहाँ पहुँच गए, ज्ञान गंगा पहुँच गए। तो बताइए आपकी स्थिति में, मतलब आप जहाँ थे 8:30 बजे, जहाँ 8 बजे थे, क्या वहाँ 8:30 बजे भी थे क्या, नहीं ना, वहाँ से कहाँ पहुँच गए, स्कूल। तो जब समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन आ जाए, मतलब आप जहाँ थे वहाँ ना रहें, बल्कि वहाँ से किसी दूसरे स्थान में पहुँच जाए। अगर यहाँ समय में अगर बढ़ रहा है, समय में परिवर्तन हो रहा है, अगर समय बढ़ रहा है तो आपके लोकेशन में, आपकी स्थिति में भी परिवर्तन आ जाए। ऐसे अभी मैं प्रेजेंट टाइम में इस क्षण पे यहाँ खड़ा हूँ। अब जैसे 2 सेकंड में मैं देखा तो मैं कहाँ हो गया बेटा, यहाँ हो गया। अब यहाँ से फिर हम कहाँ हो गए, यहाँ हो गए। फिर यहाँ से कहाँ हो गए हम, यहाँ हो गए। यहाँ से फिर कहाँ हो गए, यहाँ। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है तो हमारी स्थिति भी क्या हो रही है, बदल रही है। तो स्थिति, जब ध्यान देना, समय के साथ स्थिति बदलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गति या मोशन। समझ आ रहा है। अब जैसे मान के चलो बेटा, यह वृक्ष है, यह एक वृक्ष है बेटा, यह वृक्ष है। अब मान लो यह वृक्ष है। अब समय चाहे t1 हो, चाहे t2 हो, चाहे t3 हो, अब आप समय कुछ भी करो, पर यह पेड़ जहाँ है बेटा, बताओ वहीं रहेगा कि कहीं चला जाएगा। यह पेड़ जहाँ पर है वहीं रहेगा, कहीं चला जाएगा, नहीं जा पाएगा ना। ये जो वृक्ष है बेटा, यह वृक्ष जहाँ पर है वहीं बना रहेगा, ये वृक्ष जहाँ पर है वहीं बना रहेगा। तो विश्रामावस्था किसे कहते हैं बेटा, रेस्ट किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान देना लल्ला, जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, विरामावस्था। चाहे समय 1 साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, 4 साल बीत जाए, जो चीज़ें जहाँ पर है वहीं पर पड़ी रहे। जैसे हम ये मार्कर यहाँ रख के चले गए, ये मार्कर यहाँ रख के चले गए, तो हम जब कल भी आएंगे ना, तब ये मार्कर कहाँ होगा बेटा, यहीं होगा। तो किस अवस्था में, स्थिति अवस्था में। पर हम क्या जहाँ पे हैं आज भी वहीं पर रहेंगे, कल अभी देखेंगे तो दूसरे स्थान पर होंगे, तीसरे स्थान पर होंगे। तो हम जब समय के अनुसार अगर आपके स्थान में भी परिवर्तन आ जाए तो समझ लेना वहाँ क्या होगा, गति। और समय के साथ आपके स्थान में, आपकी स्थिति में परिवर्तन न हो, जहाँ पे थे वहीं पड़े रह गए, तो समझ लेना क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, आपका विश्रामावस्था। तो बोलो छोटे बच्चे, मेरे बालक, मेरे भाई, सबको समझ आ नहीं आएगा। हाँ, चल
अगर समझ में आ गया तो आप ये समझ पाए हैं कि हमने समझा है कि गति किसे कहते हैं और विश्रामावस्था किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं। तो जब समय के साथ परिवर्तन अगर हो स्थिति में तो क्या कहेंगे, सर गति हो रही है। और जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन न हो तो समझ लीजिए वहाँ पे गति नहीं हो रही है। चलो अगर बात समझ गए बेटा तो आगे आते हैं। अब देखो बेटा, तो जो गति होती है तो वो गति कितने प्रकार की होती है, तो गति तो बहुत सारी होती है, पर यहाँ थोड़ी सी बात हम समझेंगे, घूर्णन गति, रेखीय गति, कंपन गति। तो बेटा घूर्णन गति, जब ध्यान देना बेटा, यहाँ सीधी सीधी बात है, गति तो होगी। अब गति का मतलब ये हो गया ना, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन बेटा। तो देखो सीधी सीधी बात बेटा, यहाँ पर हम कह सकते हैं, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तीसरी बताओ बेटा, जब कोई भी वस्तु अगर उसका पथ कैसा बेटा, उसका अगर पूछा जाए सर मार्ग कैसा हो, तो आप कहते हैं सर मार्ग कैसा हो, वृत्ताकार पथ हो, वृत्ताकार पथ। तो वृत्ताकार पथ अगर होगा बेटा तो वहाँ कौन सी गति होगी, घूर्णन गति। कौन सी गति होगी बेटा, घूर्णन। मतलब इसी अक्ष पे, जिससे आपको बताऊं इसका एग्जाम्पल बेटा, तो पृथ्वी का घूमना बेटा, पृथ्वी का घूमना। तो जो पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है सूर्य का, वो किस पे लगाती है, वृत्ताकार पथ पे। किस पे लगाती है बेटा, वृत्ताकार पथ पे। जैसे एक पिंड था, इस पिंड को हमने क्या किया, यहाँ से इसे बांधा, अब ऐसे इसे क्या किया, इस तरीके से वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसी को बोलते हैं बेटा, ये जो है इसी को क्या बोलते हैं बेटा, वृत्ताकार पथ। क्या बोलते हैं बेटा, वृत्ताकार पथ। तो जब किसी का पथ वृत्ताकार होगा तो उसे क्या कहेंगे, घूर्णन गति। क्या कहेंगे, घूर्णन गति। वहीं पर बेटा जब कोई, ध्यान देना, जब कोई वस्तु की, जब कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करता है, सरल रेखा गति बेटा बता। अब देखो सरल रेखा का मतलब क्या होगा बेटा, जिससे उसका पथ कैसा, सरल रेखा, जैसे ऐसे। अब मान लो यहाँ पर ये पॉइंट है, यह बी पॉइंट है, अब आप यहाँ पे हो बेटा, आप यहाँ पर हो, अब आप गति करते हुए कहाँ बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब आप कहाँ आ गए बेटा, आप यहाँ आ गए बेटा। अब यहाँ पर आ गए तो देखिए आपकी स्थिति क्या थी, पहले यहाँ थी, आपकी स्थिति कहाँ थी, यहाँ थी, पर आप कहाँ पहुँच गए बेटा, यहाँ। अब पथ कैसा है बेटा, ये ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए पथ कैसा है, तो ध्यान देना बेटा, ये सरल रेखीय पथ है, सरल रेखीय पथ। तो आपसे पूछा जाए कैसा पथ है बाबू, तो सरल रेखीय पथ है। और कंपन गति क्या होता है बेटा, तो कंपन गति ऐसी बेटा, ध्यान देना, दोलनी गति भी कहते हैं बेटा, कंपन गति, इसी को दोलनी गति। अब दोलनी गति किसे कहते हैं, जब कोई पिंड को बांध के से लटका दिया जाए। जैसे एक पिंड है और उसको बांध के से लटका दो, और लटकाने के बाद ऐसे ऐसे क्या करो, नचा दो। तो ऐसे ये जितना तक घूम रहा है, इसी को क्या कहते हैं, दोलनी गति या कंपन गति। समझ रहे हो ना। तो ध्यान देना बेटा, अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि दोलनी गति कैसा होता है, तो दोलनी गति मतलब जिसका पथ क्या हो, दोलन पे हो। किस पे हो, दोलन पथ पे हो। तो इसका पथ कैसा होगा, इसके पथ की बात करेंगे तो कैसा होगा बेटा, दोलन पथ। ऐसे समझिएगा। अब मान लीजिए बेटा कि हमने यहाँ से यह पिंड बांध के लटका दिया। अब पिंड बांध के लटका दिया, यहाँ पर ये पिंड बना हुआ है, तो बताओ ये पिंड यहाँ से यहाँ आ सकता है और इधर से इधर जाएगा। तो यही जो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया बेटा, ये पिंड ही तो गया, यहाँ से यहाँ तक गति से कर रहा है। तो ये जो गति इसी के बीच में कर रहा है ना, यही क्या है बेटा, दोलनी गति। यही क्या है, दोलनी गति है। इसे क्या किया गया, किसी पिंड से बांध कर लटका दिया गया है। अब ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर। तो बेटा ध्यान देना है, यह मैक्सिमम ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मैं जरा से इसको अलग पेज लेके समझाता हूँ आपको। यहाँ तक पहले बात क्लियर है सभी को, ध्यान देना बेटा। जब आपका कंपन गति, जब बेटा आपका ऐसे लिख सकते हैं, या दोलन गति, एक ही बात है, दोलनी गति।
इस दोलनी गति से आपको हो सकता है क्वेश्चन बने, तो थोड़ा सा मैं इसको आपको डिटेलिंग कर दे रहा हूँ दोलनी गति वाले में पॉइंट को, ठीक है। देखो बेटा, तो सबसे पहली बात आपसे क्वेश्चन पूछा है दोलनी गति ऐसे कंपन गति भी करते हैं, तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा दोलनी गति कहते किसे है बेटा, तो जब कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति से, जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति, कौन सी स्थिति बेटा, माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है, माध्य स्थिति के इधर उधर एक मिनट बेटा, लाइट इधर उधर कर रहा है, थोड़ा सा डिम कर रहा है तो चलो भैया, तो थोड़ी सी लाइट इशू था तो हो गया है, कोई बात नहीं। आइए, हमने कहा जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसी को बेटा हम लोग दोलन गति कहते हैं। अब जरा से इस बात को आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर कैसे क्या कर रहा है बेटा। देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने यहाँ से एक बांध कर पिंड लटका दिया बेटा, ये पिंड है। अब ये जब पिंड है तो पिंड बेटा ये क्या करेगा, यहाँ से हमने इसको बांध के लटकाया बेटा, लटकाया तो ये क्या करेगा, जब इसको आप हिलाओगे तो ये क्या करेगा, या तो इधर से यहाँ आएगा बेटा, या तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब जितना ये जा सकता है और जितना इधर जा सकता है। तो जब बेटा ये जहाँ से यहाँ आता है ना, तो ये क्या है, ये इसकी माध्य स्थिति है, इसी को बोलते हैं बेटा माध्य स्थिति। क्या बोलते हैं, माध्य स्थिति। इस माध्य स्थिति से या तो इधर आएगा, या तो माध्य स्थिति से बेटा इधर जाएगा, या तो माध्य स्थिति से इधर आएगा, या तो बेटा इधर जाएगा। तो समझ लो, यही जो इधर जाएगा तो इसी को जब यहाँ तक जो जाता है ना, तो यहाँ तक जाता है तो इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, आयाम बोलते हैं। आयाम, एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, आयाम।
तो मैक्सिमम आयाम, तो आयाम का मतलब समझ आ रहा है ना कि मैक्सिमम ये इधर कितना आ सकता है और मैक्सिमम ये इधर कितना जा सकता है। इसी को हमने क्या किया, इसके साथ इंक्लूड कर दिया बेटा, ठीक है। तो आप समझो यही अपने माध्य स्थिति से या इधर की तरफ गति करना, जैसे पेंडुलम घड़ी इसी सिद्धांत में काम करता है। पेंडुलम घड़ी ऐसे ही क्या करता है, गति करता रहता है, समझ रहे हो ना। इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, आयाम, इसको भी क्या कहते हैं बच्चे, आयाम कहते हैं। ये वाले क्या बेटा, माध्य स्थिति। पर इसमें आपसे पूछा जाए कि सर जी आयाम किसे कहते हैं, अब देखो बेटा आयाम किसे कहेंगे, तो यहाँ एक शब्द आ रहा है बेटा आयाम ना, तो जरा सा इसको भी समझ लीजिए, आयाम किसे कहते हैं बेटा, आयाम। ये ऐसे पॉइंट है जो आपको देखिएगा, आपको पढ़ाएंगे नहीं लोग, छोड़ देंगे आराम से। पर देखो बेटा आप भी कह सकते हो ना, अपने माध्य स्थिति से, अपने माध्य स्थिति से मैक्सिमम जितनी दूरी तय कर सकता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, तो इसकी बताओ मैक्सिमम दूरी है कि नहीं है बेटा, इसकी मैक्सिमम दूरी है कि नहीं है। तो अपने माध्य स्थिति से मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, तो मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक आ गया है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो ध्यान देना है, दोलन करती, सीधे सीधे कह सकते हो, दोलन गति करते समय, दोलन गति करते समय अपने माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी तय करना, अधिकतम दूरी तय करना बेटा। तो अधिकतम जितनी दूरी तय कर ले रहा है बच्चे मेरे भाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं ना। तो आयाम बेटा अगर आपसे पूछा जाए ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी राशि है बेटा, आपसे देखो आ गया ना, इस कौन सी राशि है, ये बेटा सदिश राशि है। कौन सी राशि है, यह सदिश राशि है लल्ला, सदिश राशि है। आपसे पूछा जाए इसका मात्रा क्या होगा बेटा, यूनिट क्या होगा, देखो यूनिट भी आ गया, जो पिछले चीज पढ़ाए वहीं आएगा। इसकी यूनिट क्या है बेटा, आपका मीटर है। क्या बच्चे है, मीटर बेटा। तो समझो बात समझ नहीं समझ आए बेटा। यही में बच्चे मेरे प्यारे लल्ला, यही में एक चीज और होता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टाइम पीरियड। देखो आवर्तकाल अल्लाह किसे कहते हैं, ध्यान समझना। अब एक चीज बताओ, सीधी सीधी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ यह मैक्सिमम बेटा, यहाँ से मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, अब यहाँ से बेटा यहाँ आया और फिर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ गया। तो बताओ जब यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर मिलाओगे तो इसका एक दोलन होगा कि नहीं होगा, इसका एक दोलन होगा कि नहीं होगा। जायज़ सी बात है, ये अपने माध्य बिंदु पर लटका हुआ, यहाँ से बेटा ये कहाँ आया, यहाँ से, सॉरी अरे कंपेयर नहीं करो भाई, चलो यहाँ से ये बेटा कहाँ आया, यहाँ आया और फिर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ गया। तो मैक्सिमम ये अपने माध्य बिंदु से जितना गति कर रहा है, एक दोलन, मतलब एक दोलन का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो कह सकते हो दोलन करते हुए एक दोलन पूरा करने में लगा समय बेटा, क्या कह सकते हो, एक दोलन पूरा करने में लगा समय। एक दोलन पूरा करने में बेटा लगा समय ही क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, याद रखेंगे। अब आपसे पूछिए इसका मात्रक क्या होता है बेटा, मात्रक, इसका मात्रक, इसका भी मात्रक लल्ला क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। पर आपसे पूछिए कौन सी राशि थी, ये अदिश राशि बेटा, ये कौन सी है, अदिश राशि है बेटा। अब देखो ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो आपको फंसाएंगे, अदिश राशि है, समझ रहे हो। अब यही में एक बात और आती है आपके छुपे हुई होती है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। अब बेटा अगर आवृत्ति की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, आवृत्ति किसे कहते हैं, तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी बात है, एक सेकंड में कंपन की संख्या। अब जायज़ सी बात है, अगर इसे तेजी से हिला के छोड़ दोगे तो हो सकता है एक सेकंड में 4 बार यहाँ से यहाँ पूरा गति करे, या 2 बार करे, या 3 बार करे, या तो 4 बार करे, कोई फिक्स है क्या। जैसे मैंने यहाँ से एक मिनट ऐसे लटका के छोड़ दिया, और लटका के छोड़ दिया तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गति कर रहा है। अब ये गति कितना करेगा एक सेकंड में, मुझे नहीं पता है। पर यहाँ पूछे आवृत्ति क्या होती है, तो बच्चे सीधा सीधा बताओगे, एक सेकंड में कंपन की संख्या। तो एक सेकंड में कंपन की संख्या बेटा क्या कहलाती है, आवृत्ति। एक सेकंड में कंपन की संख्या क्या कहलाती है बाबू, आवृत्ति कहलाती है लल्ला। आई बात समझ नहीं समझ में,
तो 1 सेकंड में कंपन संख्या क्या कहलाएगी बेटा, आवृत्ति कहलाती है। बच्चे इस बात को याद कर लेंगे। अब इसका अगर पूछा ये भी कौन सी राशि है बेटा, याद करेंगे, ये अदिश राशि है, अदिश राशि बेटा। अब इसका पूछे यूनिट क्या होता है सर, यूनिट, तो यूनिट इसका बेटा याद कर लेंगे, क्या होगा, हर्ट्ज, हर्ट्ज, समझ रहे हैं। ये बेटा बात याद करेंगे। अब देखिएगा, अब जैसे आपने दोलनी गति पढ़ा, तो दोलन गति आप समझ पाए किसे कहते हैं, अपने माध्य बिंदु से अधिकतम दूरी तय करना, अधिकतम दूरी तय करना, ये क्या कहलाता है बेटा, अपने माध्य स्थिति से इधर उधर चलना, इधर और उधर, इधर इधर और उधर गति करना ही क्या कहलाएगा, दोलनी गति, या इसी को कंपन गति कहते हैं बच्चे। फिर दूसरी बात हमने कहा इसमें आयाम क्या होगा, तो अपनी माध्य बिंदु से अधिकतम दूरी तय करना क्या कहलाएगा बेटा, आयाम कहलाएगा। अगर पूछे आवर्तकाल क्या होता है, तो एक दोलन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा करने में उसे जितना समय लगा होगा उसी को क्या कहेंगे बेटा, आवर्तकाल कहेंगे। और अगर पूछा 1 सेकंड में वे दोलन हो सकता है, 1 बार हो या 2 बार हो या 4 बार हो, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, आवृत्ति कहेंगे। तो 1 सेकंड में कंपन की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। बोलो बात समझ में आ गई, नहीं आ गया, यहाँ से ये बातें समझा दी है ना आपको, तो तीनों गति समझ में आ गया। चलो अब आओ आगे, अब आओ बहुत मजेदार चीज है, दूरी और विस्थापन। अब बेटा हमारे पास क्या आ गया है, दूरी और विस्थापन। तो समझिए दूरी क्या होता है बेटा, पहले हम लोग दूरी समझते हैं। मान लो बेटा हम यहाँ पे खड़े थे, हम यहाँ पर हैं बेटा, यहाँ से है, हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यह ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो हम यहाँ से बेटा जब यहाँ पे हम खड़े हुए थे, यहाँ पे हम लोग खड़े थे, अब यहाँ से गति करते हुए बेटा हम कहाँ पहुँच गए लल्ला, हम यहाँ पहुँच गए। तो बेटा यहाँ पहुँच गए, अब हम इस स्थान पर हैं, हम इस स्थान पर हैं बेटा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी बेटा, यहाँ की यहाँ तक की जो लंबाई होगी, बताओ वही दूरी होगी नहीं होगी, वही दूरी होगी नहीं होगी। तो आप दूरी कर सकते हो ना बेटा, तय की गई कुल लंबाई, हम जितना भी तय किए गए हैं वही हमारी लंबाई ही क्या होगी बेटा, दूरी। तो सीधी सीधी बात है, हम कह सकते हैं सर तय की गई लंबाई। तो तय की गई लंबाई बेटा क्या होती है, दूरी होती है लल्ला, क्या होती है, दूरी होती है। दूरी और कुछ नहीं बल्कि क्या है, तय की गई लंबाई, और तय की गई लंबाई ही क्या है बेटा, हमारे पास दूरी है। तो बेटा दूरी जो है कैसी राशि है बेटा, कौन सी राशि है, क्या इसको चलने के लिए दिशा की जरूरत है क्या, ये कैसा बेटा है, अदिश राशि है, अदिश राशि है बेटा। दूरी क्या है, अदिश राशि है। अगर पूछे इसका मात्रक क्या होता है बेटा, मात्रक, तब मात्रक बता दोगे बेटा, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या होता है सर, मात्रक होता है। पर बाबू अगर आपसे मैं कहूँ विस्थापन क्या होता है, आपसे कहूँ कि सर विस्थापन क्या होता है, तो तय की गई, ध्यान देना है, ऐसे समझिएगा, किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम दूरी के बीच के न्यूनतम लंबाई। तो ध्यान देना बच्चे, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम दूरी के बीच की लंबाई। अच्छा इस बात को आप ऐसे समझिए, आप बेहतर समझ पाएंगे। ऐसे समझिए, दोनों को एक साथ समझते हैं। मान लो बेटा हमने लिया है, ये मान लो हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, आपको समझना है ध्यान से। मान लो हमने लेते हैं केस नंबर 1। मान लो कोई एक वस्तु है बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट से, अब यहाँ ये चलता है, ठीक है ना, यहाँ चलता है, ये हमारे पास क्या है बेटा, बी पॉइंट, क्या है, बी पॉइंट, ठीक है। तो ए से जब बी पे चले, ए से बी पे चले बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए डिस्टेंस कितनी हमने बता दिया है, डिस्टेंस मान लो ये 100 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का बेटा, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ सर इसकी दूरी बताओ कितनी होगी, दूरी और विस्थापन दोनों बताओ बेटा। तो ध्यान देना, दूरी और विस्थापन की बात करेंगे बेटा, दूरी को ध्यान देना है, दूरी को तो हम लोग डी से प्रेजेंट कर देंगे बेटा, और इसको किससे करेंगे, यस से, किससे करेंगे, यस से। तो दूरी जो होगी, कितनी दूरी चली बेटा, यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी है, तो कहोगे सर 100 मीटर है, कितनी है, 100 मीटर। और अगर आपसे कहूँ विस्थापन, तो सरल रेखा के सापेक्ष में, जब कोई अगर सरल रेखा होगा तो उसके सापेक्ष में आप गति देखोगे, दूरी जो डिस्टेंस दोनों बराबर होगी, तो विस्थापन भी लल्ला कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 मीटर। अभी परेशान नहीं हो, अभी दूसरा केस देंगे समझ में आ जाएगा। अब मान लो केस नंबर 2 देखो, हमने इस पॉइंट से
स्टार्ट किया, दूरी चला बेटा। अब यहाँ से हम यहाँ गए, ये पहुँचे बी पे। अब बी कितनी है डिस्टेंस बेटा, ये हमारा 100 मीटर है बेटा। यहाँ से यहाँ तक कितना है 100 मीटर। अब यहाँ से बी वापस आया, और वापस यहाँ से कितना आ गया 40 मीटर। कितना आ गया 40 मीटर। केस नंबर 2 ध्यान से समझना, यहाँ से आपको दूरी और विस्थापन में डिस्टेंस समझ में आ जाएगा। पूरी क्लास को ध्यान सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, ए से किसी ने चलना चालू किया, ए से कहाँ पहुँचा, ये बी पर। अब बी से ये जहाँ पहुँचा वो कौन सा पॉइंट है, सी है। कहाँ है, सी है। अब यहाँ से ये पहुँच गया लल्ला, सी पे पहुँच गया। और जब यहाँ से ये सी पे पहुँचा है तो आपसे मैं पूछूँ सर दूरी कितनी होगी, दूरी बेटा दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा, दूरी और विस्थापन लल्ला कितना होगा। तो ध्यान समझो, दूरी कितना चले, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना चले 100 मीटर। कितना चले 100 मीटर। अब फिर वापस कितना आए हो 40 मीटर। कितना आए हो 40 मीटर। टोटल कितना हो गया 140 मीटर। दूरी कितनी आ गई 140 मीटर। मतलब आप जितनी यात्रा करोगे उतनी यात्रा को जोड़ लो, वही क्या है आपकी दूरी है। पर आपसे कहूँ विस्थापन, तो विस्थापन क्या लिखा है परिभाषा बेटा, प्रारंभिक एवं अंतिम दूरी के बीच की न्यूनतम लंबाई, बीच की न्यूनतम लंबाई। अब जरा बताओ प्रारंभिक बिंदु हमारे कहाँ है, ये है। अंतिम बिंदु हमारा कहाँ है, सी है। तो ये क्या हो रहा है, इसके मध्य की यही दूरी निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगा विस्थापन। तो बताओ भैया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी थी 100 था, और वापस कितना आ चुका है 40। तो 100 में से 40 घटा दो कितना आएगा 60 मीटर। तो विस्थापन कितना आ गया लल्ला 60 मीटर। आई बात समझ में नहीं आई, क्यों, क्योंकि जितनी लंबाई उसने चला है और फिर कितना वापस आ गया है, तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी ये क्या कहलाएगा विस्थापन। क्या कहलाएगा विस्थापन। समझ आएगा नहीं है क्या। तो विस्थापन मतलब होता है कि न्यूनतम दूरी, मतलब कम से कम दूरी। इसको और भाषा सरल समझो। इस केस नंबर 3 देखो, अभी एक तो और सरल है केस बेटा। अभी आपको एक सरल परिभाषा में समझाऊंगा, अभी बने रहो लाइन पे। देखो केस नंबर 3 में मान लो इसने ए से स्टार्ट किया, ये कहाँ गया बी पॉइंट गया। कितना मीटर है बेटा 100 मीटर। अब फिर बी से ये कहाँ आया वापस, ये इसी ए पॉइंट पर वापस आ गया, ए पर वापस आ गया। तो 100 मीटर से फिर क्या गया वापस आ गया। तो मैं आपसे कहूँ कि दूरी कितनी होगी, अब विस्थापन कितना होगा। तो दूरी क्लियर, आपको कोई टेंशन है नहीं। सर हमने 100 मीटर गया है और 100 मीटर आया हूँ, तो टोटल कितना दूरी हो गया बेटा 200 मीटर। पर आपसे कहूँ विस्थापन क्या होगा, तो समझो। तो विस्थापन का लल्ला मतलब क्या होता है, जब हम ए से यहाँ से गए बी और बी ए पर ही वापस आ गए तो हमारी दूरी कितनी हो गई, विस्थापन न्यूनतम दूरी क्या है 0। क्या हो गया 0। और आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो अब तुमको समझाते हैं। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, राइट। ये तुम्हारे, ध्यान देना, ये घर यहाँ पर भी है। ये घर किसका है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड का है, गर्लफ्रेंड। ये तुम्हारे गर्लफ्रेंड का घर है बेटा। अब ये बॉयफ्रेंड है, चलो ये बॉयफ्रेंड है बेटा, बॉयफ्रेंड है। अब समझो मेरी बात को। अब जब तुम इसके घर जाना चाहते हो, इसके घर जाना चाहते हो, तो आप चलना चालू किए, तो आपके पास रास्ता पहले यहाँ आए बेटा, यहाँ पर आए। तो मान लो इतना कहाँ चले बेटा 40 मीटर। कितना चले 40 मीटर चले। फिर आप यहाँ से आए, यहाँ से यहाँ पहुँचे तो अपने गर्लफ्रेंड के घर पहुँचे। कितना चले 60 मीटर। कितना चले 60 मीटर। तो आपको कहूँ कि आपके गर्लफ्रेंड के घर से दूरी कितनी है, तो कहोगे सर 40 मीटर तो यहाँ चले थे और 60 मीटर यहाँ चले थे, तो टोटल सर 40 प्लस 60 जोड़ लेंगे सर जी, तो कितना हो गया 100 मीटर। नहीं लगाओ ना, लगे गर्लफ्रेंड का घर बनाओगे मजा नहीं देगा ना, थोड़ा सा लगे दूर बनाओ। थोड़ा जाना है तो यात्रा करके दूर जाओ। ये क्या है, अब तो हो गया ना 40 किलोमीटर, अब ये 60 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तो तुम चले तो टोटल कितना चली दिए 100 किलोमीटर। पर विस्थापन कहता है, ये क्या है बेटा हमारे पास, क्या है ये जो निकाला हूँ मैं, क्या है बेटा दूरी। विस्थापन कहता है कि हमको न्यूनतम दूरी चलना है, हमको कितना चलना है न्यूनतम दूरी, चाहे बीच में पहाड़ हो तूफान हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो न्यूनतम दूरी बेटा अगर यहाँ से चलते हो, यहाँ जाते हो तो अपने गर्लफ्रेंड के घर पहुँचोगे। तो कहाँ हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम तिर्यक पहुँचेंगे। तो जो ये तिर्यक वाला है ना बेटा, यही क्या है विस्थापन है। अब ये बताओ दूरी, जायज़ सी बात है इसके अपेक्षा कम पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा, इसके अपेक्षा क्या हो जाएगा बेटा कम। तो विस्थापन और कुछ नहीं, विस्थापन एक तरीके से क्या है बेटा आपको न्यूनतम दूरी। क्या है न्यूनतम दूरी, समझ गए। तो इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, इस पे लल्ला क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा देखो, ध्यान देना। अब जैसे आपसे कहा मैंने, ये पॉइंट है बेटा,
ये हमने बी पॉइंट है, हमने कहा ये कितनी दूरी है बेटा हमारे पास है, ये है, ये 6 किलोमीटर है बेटा, ये क्या है 6 किलोमीटर है, कितना है 6। अब ये कितना है 8 किलोमीटर है। हम आपसे पूछे सर ये दूरी कितनी हुई, दूरी कितनी हुई, तो कहोगे सर 6 किलोमीटर और प्लस 8 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया सर 8 6 8 और 6 8 6 14 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितनी होगी बेटा 14 किलोमीटर। पर कहीं विस्थापन निकालिए, तो विस्थापन क्या होगा बेटा, तो विस्थापन कौन सा होगा बेटा हमारे पास, आप कहोगे सर विस्थापन तो ये है न्यूनतम दूरी। तो ये बताओ मैथ में आप जब पढ़ोगे तभी मैथ में विवेक सर आपको पढ़ाएंगे, तब मैथ में जब विवेक सर पढ़ाएंगे तो ये बेटा हमारे पास किसकी भुजा है, ये कर्ण भुजा है, ये हमारे पास क्या है लंब है, अब ये हमारे पास क्या बेटा है आधार है। तो बताओ, तो इस अगर भुजा को निकालना होता है तो कैसे निकालते हो, तो ध्यान देना है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा करोगे तो लंब का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर कर दोगे, इधर कितना कर दोगे 6 का स्क्वायर करोगे, ये कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 36, जोड़ो कितना हो गया 100। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया लल्ला 100, तो कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्ण बराबर हो जाएगा √100। अब इस 100 को जब कर्ण से बाहर निकालोगे, इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10, क्योंकि आप जानते हो इसको कितना तोड़ दोगे 10 इंटू 10 में, तो एक 10 क्या हो जाएगा बाहर, तो अर्थात यहाँ से उसके गर्लफ्रेंड की दूरी कितना आ गया बेटा बताओ 10 किलोमीटर। अब वैसे उसकी गर्लफ्रेंड की दूरी कितनी थी, तो विस्थापन कितना आ गया 10 किलोमीटर। तब समझ में आया विस्थापन और दूरी, विस्थापन और दूरी समझ में आई नहीं आया क्या। चलो, तो हमेशा ये एक बात याद रखना बेटा, ये पॉइंट हमेशा बेटा यहाँ से याद करना, RS पॉइंट में याद कर लो इसे, RS पॉइंट, RS पॉइंट में लल्ला क्या याद करोगे मालूम है, कि जब भी सरल रेखा गति रहेगी, ध्यान देना विस्थापन, विस्थापन हमेशा क्या होता है छोटा निकलेगा, किससे दूरी से, दूरी से। और एक केस में यह बराबर भी होता है, एक केस में बराबर होगा जब अगर कोई सरल रेखा होगा तो हमेशा दूरी और विस्थापन क्या होगा बराबर। जैसे अभी मैंने इस पॉइंट आपको समझाया है, देखो जब आप ए से गए अब बी पे रुक गए तो इस कंडीशन में आपकी दूरी भी बराबर है और विस्थापन भी बराबर है। बाकी हर एक केस में दूरी अधिक और विस्थापन क्या होगा कम। तो हमको लगता है ठीक ठाक आपकी समझ बन गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन्हीं को हमने लिख के भी रखा बेटा, विस्थापन को फटाफट पढ़ लीजिए आप लोग। किसी भी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल लंबाई, तय किया गया कुल लंबाई क्या कहलाया गया विस्थापन, दूरी। यह एक कैसी राशि है बेटा अदिश राशि, कैसी है अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक, भाई जब भी दूरी चलोगे तो हमेशा प्लस में चलोगे माइनस नहीं होगा, यह धनात्मक होता है, इसका मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। अब दूरी चलोगे तो उसमें माइनस कभी हो ही नहीं सकता है। और सरल रेखी गति पर विस्थापन एवं दूरी का मान बराबर होता है, ये बताया था ना, सरल रेखी गति पर जब सरल रेखा जाओगे तो दूरी और विस्थापन क्या हो जाएंगे बराबर। वही विस्थापन किसी भी स्थिति की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। बताओ यही परिभाषा बताया हो ना, जो कुछ समझाया पीछे वही लिखा हुआ है, जैसे आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या न हो। यह एक कैसी राशि है बेटा, यह एक सदिश राशि है। यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकती है। अभी आपको मैंने दिखाया है कि शून्य भी हो गया था। इसके इकाई का मान या तो दूरी के बराबर होगा या तो क्या होगा कम होगा। तो या तो हो सकता है इसके दूरी के बराबर हो जाए या तो क्या हो जाए बेटा कम हो जाए। तो ये हमने काम समझ लिया दूरी और विस्थापन को। इसके साथ ले लीजिए सभी बच्चे। चलिए आइए आगे। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन भी है बेटा, कह रहा है इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चल रहा है तो जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 मीटर है और प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु ए और बी तो वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन था दूरी याद कीजिए। अब देखो इस डायग्राम को समझिए, तो मान लीजिए बेटा अर्धगोला क्या है अर्धगोलाकार, तो बेटा अर्धगोलाकार यही होगा नहीं होगा। अब अगर इसका अर्धगोलाकार है बेटा तो यही मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है यहीं पर ये केंद्र हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये क्या है बेटा इसका रेडियस। अब इस रेडियस को मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है बी है, इसके तरफ इस तरफ क्या है बेटा ए है, क्या है ए है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 10 मीटर। तो आप जानते हो रेडियस हर तरफ बराबर होता है, तो यहाँ भी डिस्टेंस कितना होगा बेटा 10 मीटर ही होगा,
बोलो बात समझे नहीं समझे? तो 10 मीटर इधर, 10 मीटर भी इधर भी होगा। तो जब भी अगर कभी भी अर्ध गोला अगर दिया है तो उसकी दूरी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, पाई आर। क्या होता है बेटा? पाई आर। तो यही आपका अगर पाई आर है बेटा, तो अगर कुल दूरी निकालना है तो बताओ पाई बार। तो आर का मान कितना है बेटा? ये 10 मीटर जो है यही क्या है? रेडियस है। यही क्या है आपका? रेडियस है। और रेडियस का दुगुना क्या होता है? व्यास। क्योंकि आप जानते हो डी बरा आर बराबर क्या होता है बच्चे? आप पढ़ेंगे, मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, d/2। डी क्या है? डी आपका बेटा क्या है? व्यास है। और आर क्या है आपका? त्रिज्या है। क्या बच्चे है? त्रिज्या है। तो याद रखेंगे। तो आपको अगर कुल दूरी निकालना है तो पाई का मान आप रखेंगे। तो पाई का मान बेटा कितना होता है? 22/7 इंटू आर का, इसका मान कितना दिया बेटा आपको? 10। अब इसका अगर गुणा कर लेंगे तो आर का मान डायरेक्ट आप चाहे तो रख लेंगे 3.14 इंटू 10। समझ रहे हो? तो इस तरीके 10 10 तिहाई 30, 14 तिहाई 42। तो ये कितना होगा? लगभग 30। ये हो जाएगा, गुणा कर लीजिए इसका पूरा। कितना बन जाएगा गुणा करने में बेटा? इसका गुणा कर लीजिए आप सभी लोग। तो करोगे 3.14 इंटू 10 बेटा, करो 10 0, ऐसे लिख दो 0 0 0, फिर 1 4 1 3। तो ये आ जाएगा 0 4 1 3। तो ये कितना बेटा? यहाँ 2 अंक का दशमलव, 2 अंक का दशमलव, 31.4। तो बताओ डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? 31.40। अब अगर आपसे पूछा जाए विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है? 2 इंटू आर। तो कितना हो जाएगा? 2 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो विस्थापन कितना आ गया? 20 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन भी बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे। अगला कह रहा है बेटा द्रव्यमान और भार क्या होता है बेटा? तो देखो बच्चे, अगर मैं आपसे द्रव्यमान और भार की बात करूँ बच्चे, तो बहुत ही निहायत ही सरल है, समझो। जो द्रव्यमान होता है ना बेटा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इसका। पहली बात तो यह जी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जबकि इसकी बात करूं बेटा तो ध्यान देना, यह जी के ऊपर निर्भर करता है। तो ये ध्यान देना बेटा, यह जी के ऊपर निर्भर करता है और यह जी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। यह जी के ऊपर निर्भर करता है, ये जी के ऊपर नहीं निर्भर करता है, जी के ऊपर निर्भर करता है। अब जी क्या है बेटा? तो जी बराबर होता है बेटा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण, या और कुछ नहीं है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। ये क्या है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण। अभी आगे पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। तो ये जी के ऊपर निर्भर करता है, जी के ऊपर नहीं निर्भर करता है, ये जी के ऊपर निर्भर करता है। मतलब अब दूसरी बात, अगर आपसे मैं दूसरी पॉइंट बात करूंगा तो ये हर जगह से, हर स्थान पर एक समान होता है। इसको चाहे जहां ले जाओगे हर जगह एक समान होगा। पर ध्यान देना, यह हर स्थान पर एक समान नहीं होता है। तो ये 2 पॉइंट का अंतर आपने समझ लिया, ये 2 पॉइंट का अंतर समझ लिया। अब जरा सा बात और समझिए बेटा। अब जैसे मैं आपको बताऊं ना, तो जो ये जी होता है, यह डिपेंड किसके ऊपर करता है? तो जी समानुपाती होता है किसके? मास के, यम के। जी समानुपाती होता है किसके बेटा? मास के। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर जी का मान बढ़ेगा बेटा तो यम का भी मान बढ़ेगा। अगर जी का मान कम होगा तो बाबू यम का भी मान क्या होगा बच्चे? कम होगा। ये कहना चाहता है। जबकि भार के ऊपर इसका कोई भी, ध्यान देना जी के, अरे सॉरी मैंने गलती बता दिया, ए सॉरी जी नहीं, यम नहीं बेटा, डब्लू, जी नहीं बेटा, पहले गलती हो गया। जी समानुपाती होता है डब्लू के, क्योंकि इसके ऊपर तो निर्भर करता ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जी का मान बढ़ेगा बेटा तो डब्लू का भी मान बढ़ेगा। डब्लू मतलब भार। अगर जी का मान अल्लाह कम होगा तो डब्लू का भी मान क्या होगा बच्चे? कम होगा। यही कहना चाहता हूँ। अगर जी का मान बढ़ेगा तो डब्लू का मान बढ़ेगा, जी का मान घटेगा तो डब्लू का मान भी घटेगा। अब जैसे
दूसरी बात बेटा, जो जी होता है, जो जी होता है, जो जी होता है वह त्रिज्या के समानुपाती विक्रमानुपाती होता है। जो जी होता है ये त्रिज्या के विक्रमानुपाती होता है। थोड़ी बातें कम समझ आएंगी पर प्रयास करा रहे हैं आपको समझ। जी बढ़ेगा मतलब आर क्या होगा, कम होगा। अगर जी कम होगा तो आर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। इसका रिलेशन यही है। ये हमेशा उल्टा रिलेशन दिखाता है, एकदम समान रिलेशन दिखाता है। अगर जी बढ़ रहा है तो डब्ल्यू भी बढ़ेगा, अगर जी घट रहा है तो डब्ल्यू भी घटेगा। अगर जी बढ़ रहा है तो आर क्या होगा, घटेगा। और अगर जी घट रहा है तो आर क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात समझ पाए नहीं समझ पाए, बताओ पहले। ये दोनों बातें आप समझ पाए नहीं समझ पाए मेरे भाई। जी बढ़ेगा तो डब्ल्यू भी बढ़ेगा, जी घटेगा तो डब्ल्यू भी घटेगा। अगर जी बढ़ेगा तो आर क्या होगा, घटेगा। अगर आर घटेगा तो जी बढ़ेगा। ये जस्ट रिलेशन ऐसा रहेगा। अब आपको बताऊं, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे बेटा अगर हम आपसे बात करें बेटा, ये हमारी हो गई पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी। तो पृथ्वी के आप बीचों बीच जाएंगे तो आप जानते हो यही है, ये मान लो हमारा सेंटर है। तो ये जानते हो रेडियस है कि नहीं है। अब बताओ, ऊपर है 90 डिग्री, नीचे भी है बेटा है 90 डिग्री। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ये बताओ इस रेडियस के मान में आप देखोगे तो इस रेडियस के मान में क्या आ रहा है, कमी आ नहीं आ रहा। यहाँ R1, ये R2, R3, R4 ऐसे करते चले जाओगे ऊपर। तो जब आप ऊपर जा रहे हो तो आर के मान में क्या आ रहा है, कमी। तो जब आर के मान में कमी आएगा बेटा, देखो आर के मान में क्या आ रहा है, ऊपर जाने पर कमी, तो बताओ जी का मान यहाँ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ जी का मान कितना होता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, समझ रहे हो। अब यहाँ पर जी का मान कितना होगा बेटा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप बताओ, जब यहाँ जी का मान क्या है, यहाँ त्रिज्या क्या है, ज़्यादा है। और जब त्रिज्या ज़्यादा है तो जी का आर का मान ज़्यादा होगा तो जी का मान क्या हो गया, कम। और जब यहीं ऊपर गए तो यहाँ आर का मान देखो कितना है, कम है। आर का मान क्या है, कम है। तो आर का मान कम है तो जी का मान क्या हो गया, बढ़ गया। समझ रहे हो। अगर बताओ जी का मान बढ़ेगा तो डब्ल्यू का मान भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डब्ल्यू का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए बेटा क्वेश्चन बनता है बड़ा प्यारा सा। कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाता है, भूमध्य रेखा से अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएगा तो इसका भार क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अगर ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की तरफ आएगा तो उसका भार क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रहे हो, इसको बोलते हैं ध्रुव। ये क्या है लल्ला, हमारे पास क्या है, ध्रुव है। जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाओगे तो हमारा जी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जी का मान बढ़ रहा है। और जब जी का मान बढ़ रहा है तो मतलब डब्ल्यू का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए ध्रुवों को जाने पर भार हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिख लोगे बेटा इस पॉइंट को यहाँ पे, यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट में, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भार बढ़ता है, भार बढ़ता है बेटा। और वहीं अगर हम लोग चंद्रमा पे जाएंगे बेटा, चंद्रमा पर जाने पर भार घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1.6 है बेटा चंद्रमा का। तो ध्यान देना, जो चंद्रमा का मान है ना वो कितना है, 1.6। अगर कहने का मतलब ये है, अगर आप 60 kg को हो पृथ्वी पर करना हो 60 kg को हो, तो आप चंद्रमा पे जाओगे, कहाँ जाओगे, मून पे। तो मून पे जैसे जाओगे तो आपको बताऊं, आप 60 का कितना हो जाएगा, 1/6 काट दोगे, कितना आ जाएगा, 10 kg की। मतलब आपका भार वहाँ जाने पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जी का मान पहुँचते क्या है बेटा, कम है। और जी का मान जब कम होगा तो भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में। इस बात को याद रखेंगे बेटा ध्यानपूर्वक। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन बन जाए बेटा, जैसे इसे समझो बेटा, आपको जैसे एग्जाम्पल हो, आप झूलना झूले हो नहीं, झूलना तो झूले हो बसंत ऋतु में। तो जब झूलना झूलते हो तो जब कोई झूला के आपको ऐसे ढकेलता है, जब आप ऊपर जाते हो, तो ऊपर जाते समय आपको अपना भार कैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि भार बढ़ा हुआ है। पर जब वही नीचे आते हो, झक्क से नीचे आते हो, तेजी से नीचे आते हो, जब तेजी से नीचे आते हो तो ऐसा लगता है आपका भार क्या हो गया है, डाउन हो गया है, हल्का महसूस करते हो।
जैसे आप लिफ्ट पे कभी बैठो, लिफ्ट पे मेरे प्यारे भाई, लिफ्ट पे बैठोगे, लिफ्ट पे जब ऊपर जाओगे तो जी आपका भार कैसा महसूस होगा, बढ़ा हुआ। पर जब वही नीचे आते हो तो आपको अपना भार हल्का महसूस होता है। तो ये बेटा क्या है, और कुछ नहीं है, ये क्या है, यही है जी का निर्भरता। तो बेटा अगर आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा बने तो आप बता सकते हैं बेटा, अगर द्रव्यमान क्या होता है, ये जी के ऊपर निर्भर नहीं करता, जबकि भार जी के ऊपर निर्भर करता है। तीसरी बात, यह हर स्थान पर एक समान होता है, एक समान होता है, जबकि यह हर स्थान में समान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जी समानुपाती किसके होता है, डब्ल्यू के, और जी विकर्मानुपाती किसके होता है, आर को। इस रिलेशन को अगर समझ गए होगे तो ये दोनों क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। आइए अगला बेटा, यही होता है समान गति। बेटा क्या कहता है, यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में तय करता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समान गति। जैसे समझो बेटा, अगर हमने देखा कि 1 हावर में कोई कितना चला बेटा, 60 किलोमीटर। फिर हमने दूसरे हावर्स में देखा, तब भी वो कितना चला, 60 किलोमीटर। हमने तीसरे हावर्स में भी देखा बेटा उसे, तीसरे हावर्स में देखा तब भी कितना चला उसने, 60 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, कि वह हर घंटे कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर, हर घंटे कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर, हर घंटे कितना चल रहा है, 60 घंटे। पहला घंटे में भी कितना चला था वो, 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में भी कितना चला हुआ, 60 किलोमीटर, तीसरे घंटे में भी कितना चला, 60 किलोमीटर। तो जब समान समय में समान दूरी तय हो, समान समय में समान दूरी तय हो तो बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समान गति बोलेंगे। बेटा क्या बोलेंगे, समान गति बोलेंगे। अभी बताओ, अभी आपने 1 घंटे में कितने किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में भी कितना गए, 5 किलोमीटर, अगले घंटे में भी कितना गए, 5 किलोमीटर। तो बताओ तीनों जगह एक समान गए कि नहीं गए? और जब एक समान गए तो जाहिर सी बात है हमारी गति क्या होगी, एक समान। वही बेटा क्या असमान गति क्या होती है, अब बताओ, यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करता है तो उसे क्या कहेंगे, असमान गति। जैसे बेटा समझो मेरी बात को, अभी मान लो 1 हावर्स में आपने कितना गया बेटा, 60 किलोमीटर, और अगले 1 हावर्स में आप कितना चले गए, 80 किलोमीटर। हो सकता है अगले हावर्स में आप कितना चले गए बेटा, 30 किलोमीटर ही चले। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब आपका समय बदले और गति भी बदल जाए तो समझ लीजिए वहाँ क्या होगा, असमान गति। वहाँ क्या होगा बच्चे, असमान गति। पहले 1 घंटे में आप कितना दूरी चले थे, 60 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में कितना चल गए, 80 किलोमीटर, और अगले घंटे में कितना चले, मात्र 30 किलोमीटर। तो क्या लिखा है बेटा वहीं पर, यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करता है तो उसी को क्या कहते हैं, असमान गति। समझ रहे हो, उसी को क्या कहते हैं, असमान गति। तो बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? 1 घंटे पहले कितना चले थे, 60 किलोमीटर, अगले घंटे में कितना चल दिए, 80 किलोमीटर, अगले घंटे में कितना चल दिए, 30 किलोमीटर। तो आपके यहाँ देखो क्या हो रहा था, प्रति घंटे उतनी ही दूरी तय कर रहे थे जितना कि पहले वाले घंटे में किए थे। समझ रहे हो? पर यहाँ प्रति घंटे की दूरी जो है आपकी क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। तो जब प्रति घंटे की दूरी बदल जाती है तो उसी को बोलते हैं असमान गति। समझे कि नहीं समझे? समझो, ज़्यादा बात हम नहीं कर सकते क्योंकि मेरे सामने कोई है नहीं, ना कोई बच्चा बैठा है ना कुछ। इस माइक के सामने, इस कैमरे के सामने बाबू ऐसे अकेले चिल्ला रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ खड़ा होकर पढ़ाना बड़ा ही मुश्किल का काम होता है क्योंकि सामने कोई होता नहीं है। मैं अपनी पूरी जान लगा के पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब पता नहीं मेरे रिकॉर्डिंग करने के बाद अब आपको ये बात समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, इस बात की अपेक्षा मैं कैसे करूँ। हाँ, पर आप पढ़ेंगे, इस क्लास को देखेंगे, अगर आपको बात समझ में आएगी तो आपकी जो फीडबैक है, जो आप उसमें कमेंट करेंगे मैसेज में कि हाँ सर मुझे क्लास समझ में आया है, तो मेरे लिए वो काफ़ी ही समझ लीजिए दवाई की तरह काम करता है बच्चे। तो ज़रूर इस क्लास के बाद अब इस पहला मेरा वन शॉट है क्लास 9th के लिए, 9th वाले बच्चे ज़रूर उस कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर आप कैसा आपको क्लास मेरा बच्चा लगा। ठीक है ना? इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर अभी से पढ़ लिए तो आपको 11th में चलो समस्या नहीं होने वाला बच्चे। ठीक है ना? अब देखो असमान गति कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, त्वरित गति, मंद गति। देखो ध्यान दो, त्वरित गति किसे कहेंगे? अगर मान लो ये पहला घंटा है, पहले घंटे में आपने कितना चला बेटा, 60 किलोमीटर, पहले घंटे में कितना चला, 60 किलोमीटर। दूसरे घंटे में अगर आपने देखा कितना चला बेटा, 80 किलोमीटर। तीसरे घंटे में आपने कितना चला बेटा, मान लो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। चौथे घंटे में आपने कितना चला बेटा, 120 किलोमीटर। तो आप समझिए मेरी बात को। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपके समय में परिवर्तन हो रहा है आपका चाल भी क्या होगा, प्लस में जा रहा हो। किस में जा रहा हो बेटा, प्लस में। जब लगातार आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, लगातार आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है बेटा, तो उसी को बोलते हैं त्वरित गति। देखो जरा लिखा है, यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ता है,
अब देखो यहाँ लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण गति। मंद गति किसे कहते हैं, इसी का जस्ट उल्टा। अभी आपने 1 घंटे में कितना चला था, 60 किलोमीटर बेटा। फिर अगले अगले घंटे में कितना चल दिया, दूसरे घंटे में कितना चला बेटा आपने, कितना कर दिए 40 किलोमीटर। अगले घंटे में कितना आपने चला बेटा, मान लो 30 किलोमीटर। अगले घंटे में आपने कितना चला बेटा, आपने मान लो 20 किलोमीटर। तो आप क्या करो, लगातार आपकी दूरी क्या हो रही है, घट रही है, लगातार आपकी चाल क्या हो रही है, घट रही है। तो यदि कोई गति समय के साथ लगातार घटता है, अगर यदि कोई गति समय के साथ लगातार घटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मंद गति। और कोई भी दूरी अगर लगातार समय के साथ बढ़ता चला जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण गति। बताओ भैया, ये दोनों बातें समझे नहीं समझे बच्चे, समझ गए हैं? चलिए चलिए, अगर ये बात को आप समझ गए हैं बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अब आओ देखो, अगला हमारे पास क्या है, चाल, और दूसरा हमारे पास क्या बेटा, वेग। अब इनको भी हमको समझना है कि सर चाल और वेग में क्या अंतर होता है, जरा से ये समझाइए। चाल और बेटा वेग, तो देखो चाल की अगर बात करेंगे बेटा ना, तो सीधी सीधी बात है, इसके बारे में अगर बात करें बेटा तो इसको लिख सकते हैं, एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई कुल लंबाई, तय की गई कुल लंबाई। एकांक समय में तय की गई बेटा कुल लंबाई, मतलब एकांक समय में आपने कितनी जितनी भी लंबाई चली उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग, चाल। जबकि विस्थापन क्या कहेंगे बेटा, अरे सॉरी वेग, ये कहता है एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। एकांक समय में तय किया गया बेटा विस्थापन, यहाँ जबकि क्या है, एकांक समय तय किया गया लंबाई, और यहाँ क्या है बेटा, विस्थापन। दोनों मंत्र समझिएगा, यहाँ विस्थापन है, वहाँ क्या है बच्चे, लंबाई है। समझ रहे हो? अगर मैं आपकी बात करूँ, ये कैसी राशि है बेटा, अगर आपसे मैं बात करूँ ये कैसी राशि है, तो बच्चे ध्यान देना है, यह अदिश राशि है। कैसी राशि है बाबू, है अदिश राशि है। कैसी लल्ला, अदिश राशि है। अगर आपसे कहा जाए इसका मात्रक क्या होगा बेटा, यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है बेटा, ठीक है ना। अगर इसकी बीमा पूछा जाए, बीमा तो बीमा बेटा क्या होता है, m0 l1 t-1, ये इसकी क्या होती है, बीमा। अभी बीमा आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जबकि इसकी बात करूँ बेटा, ये कैसी राशि है लल्ला, तो ये ध्यान देते हो, आप जानते हो सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। इसका पूछा जाए बेटा, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो इसका भी यूनिट बेटा मीटर प्रति सेकंड ही होता है, मीटर प्रति सेकंड। पर बच्चे अगर मैं इसकी बात करूँ, बीमा की, इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा वही होती है बेटा, m0 l1 t-1, ठीक है। पर बेटा अगर मैं आपको चाल बराबर क्या होता है बेटा, तो चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। जबकि अगर वेग बराबर पूछे जाए बेटा क्या होता है, तो आप बता दोगे विस्थापन बटे समय बेटा, विस्थापन बटे समय। समझ लो लल्ला। तो इस प्रकार से आप इसको आप याद कर सकते थे, चाल और कुछ नहीं, एकांक समय में तय की गई कुल लंबाई। अब आइए इसी चीज़ को हमने नोट करके रखा आपके लिए, देखो सारी चीज़ें। चाल क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बच्चे, चाल कहते हैं। यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बीमा क्या होता है, आपने समझ लिया बेटा। उसी तरीके से एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा बेटा, वेग। क्या कहलाएगा, वेग। कैसी राशि है बच्चे,
सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। बीमा क्या है? यही है बेटा। फार्मूला हमारे पास क्या है? यही है। समझ रहे हो? यही चीज़ें मैंने आपको समझाया, यही चीज़ें मैंने लिख कर आपके लिए रखा भी है। क्यों रखा हूँ? क्योंकि इससे आप क्या करें, बात समझ पाए। आई अब देखो बेटा, यही में एक होता है औसत चाल, अब एक होता है औसत वेग। तो औसत चाल और औसत वेग में अंतर जानते हो क्या है? और कुछ नहीं है भैया, कुल तय की गई चाल, जितनी भी कुल हमने तय की गई चाल हो और उसमें लगा हुए समय से अगर भाग दे दो, कुल तय की गई दूरी और प्लस उससे लगे हुए भाग समय से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आए बेटा? औसत चाल। देखो यही लिखा है, असमान गति के सापेक्ष औसत चाल निकाला जाता है और कुल मिला के कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय से भाग दोगे तो क्या निकलेगा? औसत चाल। और यही क्या कर रहा है बेटा, यहाँ जब देखो क्या रहेगा? कुल दूरी। अब यहाँ क्या होगा? विस्थापन। तय किया गया कुल विस्थापन, तय किया गया कुल विस्थापन एवं कुल समय से भाग लगा देते हैं तो क्या निकलता है? औसत वेग। देखो औसत वेग बराबर क्या है? कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। याद रखेंगे तो कुल विस्थापन बटे कुल समय हमारे पास क्या है बेटा? ये ध्यान देना, औसत वेग है। क्या बच्चे है? औसत वेग। ठीक है ना? तो इस बात को यहाँ से याद रखेंगे बच्चे। आइए भैया फोन, बस भैया फोन करें, थोड़ा सा क्लास में खाली होगी तुरंत करे थी, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे करे थे भैया। आइए बच्चे, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर में घंटा में बदले, कैसे करेंगे? जैसे देखो, अगर कोई भी चाल बेटा अगर किलोमीटर प्रति हावर में दिया है, किलोमीटर प्रति हावर में दिया है, तो उसमें कितने से गुणा करना पड़ता है? 5/18 से। और चाल में करना है, जिससे करना 18/5 से। इसको ऐसे समझो कैसे आया है। देखो जैसे मान लो यदि वस्तु द्वारा 72 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय किया गया है, तो हमको इसको किस में निकालना है बेटा? इसको निकालना है मीटर प्रति सेकंड में। किस में निकालना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो जब आपसे मीटर प्रति सेकंड पूछे तो बताओ टोटल दूरी कितना है बेटा हमारे पास है? अब बताओ, हमको निकालना है पहली बात चाल। क्या निकालना है? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो बेटा हमारे पास दूरी कितनी है? तो दूरी कहोगे सर 72 किलोमीटर है। कितनी है? 72 किलोमीटर। समय कितना लगा है सर? 5 आवर्स। कितना लगा है? 5 आवर्स। तो बेटा इसको हमको किस में निकालना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो भैया मीटर में अगर चेंज करोगे तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 72 इंटू 1000, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 1000 से गुणा कर दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा? ये मीटर में। अब इसी को ये 5 को कितने से गुणा कर दोगे बेटा? 3600 से। तो किस में चेंज हो जाएगा? ये किस में? सेकंड में। अब आपको काटा पिट्टी कर लो बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10, 2 से काटोगे 18, इसको काट दो कितना हो गया? 4, 18 चौके 72, 4 मीटर प्रति सेकंड आपकी स्पीड आ गई। तो इसको इस तरीके से बेटा हम लोग निकालते हैं। जब भी चेंज करना होता है, अगर 5 में 18 से गुणा कर दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। वहीं यहाँ देखो, अगर यदि कोई वस्तु 60 मीटर दूरी 5 मिनट में तय करती है, अब इसको किस में चेंज करना है बेटा हमको? किलोमीटर प्रति हावर में। तो इसी को चाहो तो आप ऐसे हल करो, और नहीं तो इसी क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हो? इस तरीके से बेटा, इसी को चाहो तो आप ऐसे भी हल कर सकते हो। कैसे? ये 72 है, अब 72 में आपको करना कितने से गुणा है? 72 बटे कितना है? 5। इसमें गुणा कर दो बेटा कितने से? 5/18 से। तो 5 से 5 कट गया, 18 चौके 72, तो डायरेक्ट आ गया आपका 4 मीटर प्रति सेकंड। तो चाहे तो आप ऐसे लगा लो और चाहे तो मन करे इस तरीके से लगा लो। समझ रहे? जैसे यहाँ अगर आपको निकालना है तो पहले हमको देसी फार्मूला पता है। अगर ये 60 है बेटा, ये कितना है? 60 मिनट है। अब 60 मिनट है बेटा, ठीक है ना? कितना समय लग रहा है? 5 मिनट। तो इसमें हम गुणा कितने करेंगे? तो देखो यहाँ कितने गुणा कर रहे थे? 5/18 से। इस बार उल्टा कर दो, 18/5 से। इसे 5 से काट दोगे कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 18 25, इसको क्या करो? गुणा। और कटेगा? ये नहीं कटेगा ना? नहीं कटेगा, इसे कर लो गुणा। 18 दूना 36, 36 की 18 दूना 36, 36 की 6, यहाँ से लगा 3, और फिर 18 और 6 के 18 और 3 के ना 21, 216/5। अब इसके इसमें भाग लगाओ, 5 चौके 20, 5 तेई 15, 5 तेई 15, 1 बचा 5 दूनी 10। ये आ गया इतना बेटा आपके किलोमीटर प्रति हावर्स।
तो इस तरीके से देखो हमने क्या किया, जब भी अगर आपको किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है तो कितने से गुणा कर दो 18/5 से, अगर मीटर प्रति सेकंड से गुणा करना है तो कितने से गुणा कर दोगे 5/18 से। ये आता कैसे है, तो बेटा इसी को खोल के जब कर दोगे वैल्यू इस तरीके से आता है। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन और है बेटा, कह रहा है यदि कोई मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे घंटे में और कह रहा अंत में 30 किलोमीटर दूरी तीसरे घंटे में पूरा करता है, औसत चाल निकालिए बेटा। तो बताइए, आप लोग को अभी बताया हूँ औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। बताओ बेटा कुल दूरी कितनी हमारे पास है, 20 प्लस कितना है 40 प्लस कितना है 30, और समय कितना लगा बेटा 1 + 1 + 1। अब बताओ कुल कर जोड़ लोगे 40 20 60 60 30 90, 90 × 3, इसको काट दोगे बेटा कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर, इसकी औसत चाल आ गई बेटा। समझ आ रहा है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन भी आएंगे तो आप उन्हें बना सकते हैं। ठीक, आइए अगला। अब देखो हम लोग समझने जा रहे हैं बेटा त्वरण को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है त्वरण से भी को क्वेश्चन बनते हैं। बस थोड़ा देर और पेशेंस बनाइएगा, एक त्वरण पढ़ेंगे और समीकरण के तीनों गति के तीनों फार्मूले पढ़ेंगे, बस आपका चैप्टर हो जाएगा बेटा खत्म। हमने काफ़ी दूरी तय कर लिया है, थोड़ी बहुत और बची है, तो आप उसको भी पेशेंस बना के रखिए, जिससे एक क्लास में हम लोग पूरी जानकारी कंप्लीट कर ले पाएँ। समझ रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य और रखो मेरे प्यारे भाई, हम समझ रहे हैं क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, पर कोई बात नहीं है, पेशेंस रखना हमारा काम ही है। एक बार मैं चेक कर लूँ सब कुछ सही। देखो मैं जहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा यहाँ कोई होता नहीं, मैं अपने से स्टैंड लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर क्लास पढ़ाता हूँ। आओ बच्चे देखो त्वरण क्या होता है। त्वरण और कुछ नहीं बेटा, अगर सरल भाषा में कहा जाए ना तो एक तरीके से इसे लिख सकते हो बेटा, वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन दर को हम लोग क्या करते हैं, त्वरण। ध्यान देना, तो वेग परिवर्तन दर को त्वरण, तो बेटा त्वरण और कुछ नहीं होता है, जिसे मान लो कि हम त्वरण कैसे करेंगे। जैसे मान लो बेटा एक तरीके से एक गाड़ी चल रही थी 20 किलोमीटर प्रति आवर्स, फिर आगे चलकर ये पहले 20 किलोमीटर थी, फिर आगे चलकर कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति आवर, राइट। तो समझिएगा, तो पहले कितना था बेटा 20 किलोमीटर प्रति आवर था, अंतिम में कितना था 40 किलोमीटर प्रति आवर था। तो यही इनके बीच का जो अंतर है, कितने का अंतर है 20 किलोमीटर का, तो यही जो अंतर आया है बेटा ना, यही वास्तव में क्या है बेटा त्वरण है। क्या है लल्ला, त्वरण है। तो त्वरण और कुछ नहीं बल्कि वेग में परिवर्तन, तो जब आप वेग परिवर्तन करोगे तभी त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसीलिए बेटा एक पॉइंट याद कर लेना, हमेशा याद कर लेना, समान दर से गति करने पर त्वरण का मान शून्य होता है बेटा, याद रखना। तो देखो इसीलिए मैंने लिखा है बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें क्या होता है, जब एक समान विस्थापन हो, जब समान समय में समान विस्थापन होता है तो उसे बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। जब समान समय में असमान विस्थापन होता है तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझे नहीं समझे, तो बेटा इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। अगर मैं कहूँ जब समान समय में ये 1 हावर्स में अगर मान लो कोई 1 हावर्स में कितना दूरी चल रहा है 70 किलोमीटर, अगले हावर्स भी दूसरे के घंटे में भी वो कितना चल रहा है बेटा 70 किलोमीटर, और तीसरे के हावर्स में भी वो कितना चल रहा है बेटा आपका 70 किलोमीटर। तो ये कैसी वेग है बेटा, कैसा है, एक तरीके से वो समान विस्थापन कर रहा है। और जब समान विस्थापन होगा तो समझ लीजिएगा ऐसे केस में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ त्वरण उत्पन्न होगा, अब लिखोगे सर यहाँ त्वरण उत्पन्न नहीं होता। जब असमान गति होगा, जैसे पहले हावर्स में उसने कितना गया बेटा 70 किलोमीटर गया, फिर अगले हावर्स में बेटा उसने कितना चल गया 80 किलोमीटर चल गया,
हो सकता है अगले हावर्स में उसने कितना चल दिया बेटा, 50 किलोमीटर चल दिया। तो जो विस्थापन हुआ, पहले 70 किलोमीटर का विस्थापन, फिर 80 किलोमीटर का विस्थापन, फिर 50 किलोमीटर विस्थापन। तो जो विस्थापन जब हुआ तो बताइए इसके चाल में अंतर आएगा नहीं, इसके विस्थापन में अंतर आएगा नहीं। जब अंतर आता है तभी त्वरण उत्पन्न होगा। तो कहा जाए क्या इसमें त्वरण उत्पन्न होगा? जी हाँ, इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। ताई बात समझ में नहीं समझ में आएगी? तो त्वरण उत्पन्न करने के लिए बेटा, त्वरण उत्पन्न होने के लिए वेग के मान में विस्थापन में परिवर्तन होना अनिवार्य है। अगर एक समान वेग रहेगा तो आपसे पूछा जाए त्वरण उत्पन्न होगा क्या, तो बोलोगे नहीं सर, एक समान वेग में त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। असमान वेग रहेगा क्या त्वरण उत्पन्न होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। त्वरण उत्पन्न होगा लल्ला, ठीक है। आई बात समझ में? आइए जरा सा यही चीज को लिख के रखा बेटा। तो क्या लिखा बेटा हम लोग? वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। समझ रहे हो? जब वेग परिवर्तन होता है ये त्वरण को हम लोग किसे प्रेजेंट करते हैं बेटा? ए से। प्रारंभिक वेग को किसे करते हैं? यू से। अब इसको किसे करते हैं बेटा? भी से। अब बढ़ते हुए समय किसको करते हैं बेटा? टी से। तो इसी चीज को हमने फॉर्मूला इस तरीके से लिख दिया बेटा। इसका मात्रा क्या होता है बेटा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पूछा जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बीमा क्या होता है? यही होता है m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर -2। अब ये कैसी राशि बेटा? सदिश राशि। तो ध्यान देना, अगर आपसे पूछिए त्वरण उत्पन्न कब होगा, तो जब वेग में परिवर्तन होगा तभी। समझ रहे हैं? अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा बेटा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। आई बात समझ नहीं? तो त्वरण उत्पन्न होने के लिए वेग में परिवर्तन होना बड़ा ही अनिवार्य है। ये जितने पॉइंट मैं लिखा हूं इसी रूप में आप जब लिखेंगे बोर्ड में तभी नंबर मिलेगा। समझेगा नहीं समझेगा? तो बोल, ठीक है ना? चल आ गया। अब देखो त्वरण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार। ये क्या होगा बेटा? धनात्मक त्वरण होगा। ये क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण होगा बेटा। और तीसरा क्या होगा? तीसरा जो होगा उसको बोलते हैं शून्य त्वरण। शून्य त्वरण बेटा। तो देखो बच्चे, अगर मैं धनात्मक त्वरण की बात करूं, धनात्मक त्वरण की बात करूं और ऋणात्मक की बात करूं तो समझो क्या है, बहुत आसान समझ जाओ, बहुत आसान। जब विस्थापन लगातार क्या हो? वृद्धि। जब विस्थापन में लगातार वृद्धि, अगर विस्थापन में लगातार वृद्धि होगा बेटा तो क्या होगा? धनात्मक त्वरण। जब विस्थापन में लगातार क्या हो? गिरावट हो। और जब विस्थापन में लगातार गिरावट होगा तो वहां क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण होगा। और वही जब समान विस्थापन हो, तो जब समान विस्थापन होगा तो वहां क्या होगा बेटा? शून्य त्वरण होगा। जैसे समझो भी, पहले विस्थापन कितना हो रहा था? पहले घंटे में भी मान लो पहले घंटे में कितना हो रहा था? 60 किलोमीटर। दूसरे घंटे में कितना हो गया बेटा? 70 किलोमीटर। तीसरे घंटे में कितना हो गया? 80 किलोमीटर। तो लगातार इसमें वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है? तो जब लगातार अगर वृद्धि होती है तो वहाँ क्या उत्पन्न होता है? धनात्मक त्वरण। क्या होता है? धनात्मक त्वरण। वहीं पर बेटा अगर मैं आपसे कहूँ पहले घंटे में कितना था? 80 किलोमीटर। दूसरे घंटे में कितना हो गया? 60 किलोमीटर। तीसरे घंटे में कितना हो गया? 50 किलोमीटर। तो लगातार यहाँ क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है। जब लगातार गिरावट होता है तो वहाँ क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण। अब ये कब होगा? सुने, जब पहले घंटे में भी कितना था? 60 किलोमीटर। दूसरे घंटे में भी कितना था? 60 किलोमीटर। तीसरे घंटे में भी कितना था? 60 किलोमीटर। तो मतलब सब जब समान वेग रहेगा, समान दूरी तय करेगा समान वेग से, तो जब वेग समान रहेगा बेटा तो समान वेग में हमेशा त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होने मतलब वहाँ त्वरण उत्पन्न होगा ही नहीं। तो त्वरण उत्पन्न होने के लिए बेटा समान वेग का असमान वेग का होना अनिवार्य है। जब असमान वेग होगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा। अगर असमान वेग नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। समझ रहे हो? इसी सिद्धांत में लिफ्ट टू काम करता है बच्चे। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर प्रति हावर से 60 किलोमीटर प्रति हावर करता है, करने में 5 सेकंड में करता है, तो त्वरण क्या ज्ञात होगा बेटा?
तो बताओ त्वरण बराबर ए बराबर क्या होता है बेटा, u माइनस वी अपान टी। आप समझते हो। तो u क्या है बेटा, प्रारंभिक वेग, v क्या है, अंतिम वेग, t क्या है, समय। तो बताओ ये कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर 5 किलोमीटर करता है, तो बताओ u बराबर क्या क्वेश्चन में दिया है, u बराबर कितना दिया है, प्रारंभिक वेग 40 किलोमीटर प्रति आवर दिया बेटा, v बराबर अंतिम वेग कितना दिया है, 60 किलोमीटर प्रति आवर दिया बेटा। अब आपका समय कितना दिया है, t बराबर कितना दिया है बेटा आपका 5 सेकंड, कितना दिया है 5 सेकंड दिया है। अब बताओ तो कह रहा है त्वरण ज्ञात कीजिए, तो ये बराबर हम रख देंगे बेटा, ये बराबर रख दीजिए, ये कितना हैगा। अब ऐसा ध्यान देना है, यहाँ जब भी लिखा करिए आप कोशिश करिए भी को पहले लिख दिया करिए, 60 माइनस 40/5, तो ये बराबर कितना हो गया बेटा, इसको घटा दोगे ये कितना हो जाएगा 20, और 20/5 इसको भाग दे दोगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा 4। तो कितना आ गया इसका त्वरण, 4 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से इसका क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है। तो यही बेटा क्या है हमारे पास, क्या है, त्वरण होता है। तो कभी इस पे क्वेश्चन बने तो क्या बना ले जाएंगे। आइए अब चलते हैं अंतिम प्रमाण बेटा। आइए सबसे पहले देखेंगे गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। तो देखो बच्चे, अगर गति के प्रथम समीकरण करेंगे तो v बराबर बेटा क्या होता है, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, हमने सब कुछ लिखा है बस आपको समझना है। v बराबर बच्चे u प्लस ए टी होता है। तो बेटा u क्या होता है, u आपका प्रारंभिक वेग होता है, v क्या होता है, अंतिम वेग होता है, v क्या होता है, अंतिम वेग, ये क्या है बेटा त्वरण, और t हमारे पास क्या है, समय है, क्या है, समय। तो बेटा त्वरण बराबर आप जानते हो क्या होता है ना, वेग में परिवर्तन बटे समय। इसको अगर हमको प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब इस वेग में जब परिवर्तन को खोलोगे तो v माइनस क्या लिखोगे, u। तो बताओ बेटा अगर इस t को हमने क्या किया, यहाँ भेज दिया, इस t को यहाँ भेज दिया तो ये क्या हो गया, ए टी बराबर v माइनस यू। अब बताओ इसी u को हम अगर इस तरफ लाएंगे तो क्या हो गया, प्लस में। यही देखो प्रूफ हो गया नहीं हो गया। तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन करने के लिए भी आएगा और इस पर क्वेश्चन भी आएगा बेटा। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का निरंतर त्वरण उत्पन्न करता है, तो 5 सेकेंड बाद कार का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको अंतिम वेग ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसी को बस फुटअप कर लेना है। आपसे ए बराबर कितना दिया बेटा, आपसे क्वेश्चन में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है, और टाइम कितना दिया, टी बराबर कितना दिया है बेटा 5 सेकेंड दिया है। अब आपको फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास, क्या है, v बराबर ए टी प्लस यू। अब बेटा देखो वैल्यू रखो फटाफट। अब बताओ ए का मान कितना दिया है हमको, ए का मान 2 दिया है, इसका मान कितना दिया है बेटा 5 दिया है। अगर प्रारंभिक चाल हमको वेग दिया ही नहीं है तो इसको क्या मान लोगे, 0। यू बराबर क्या मान लोगे क्वेश्चन में भैया, यू बराबर मान लोगे 0। जब अगर वेग नहीं दिया रहा तो इसको मान लोगे 0, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड बेटा। 10 मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आएंगे और इसके डेरिवेशन भी आएंगे। तो डेरिवेशन मैंने बता दिया किस तरीके से किया गया है, इस त्वरण के फॉर्मूले से हमने इसका डेरिवेशन कर दिया है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास क्या होना है अगला, गति का दूसरा समीकरण। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है बेटा, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसको ध्यान समझना, इस पर क्वेश्चन भी बनेंगे अगले चैप्टर में, अभी परेशान नहीं होना। यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इसको प्रूव करना है, तो बताओ अभी आपको जस्ट आपको पहले हमने बताया है औसत वेग। तो औसत वेग बराबर क्या था, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे कितना होगा 2। तो उसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है v माइनस यू अपान 2। तो इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर कितना मान लिया हमने, 1 मान लिया। वहीं पर औसत वेग को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय, कुल विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन किससे प्रेजेंट करते हैं बेटा, ऐसे से, समय किससे प्रेजेंट करते हैं, टी से, औसत वेग को तो लिख दिया। तो उसी इसको मान लिया बेटा समीकरण 2 को। अब इसी समीकरण 1 को 2 को आपस में क्या करेंगे, साथ में रखेंगे। तो देखो जब समीकरण 1 और 2 को रखा तो ये समीकरण हमारे पास एक ऊपर क्या था, यस अपान टी, हमने रख दिया यस अपान टी। और समीकरण 2 हमारे पास क्या था, ये था, हमने रख दिया v प्लस यू अपान टी। अब बताओ बच्चे जाहिर सी बात जब इसको इधर भेजोगे तो ये क्या होगा 2s हो जाएगा, या तो 2 छोड़ दोगे तो जब t इधर भेजोगे ये t जब यहाँ गया बेटा तो इनके पक्ष में क्या हो गया, अब गुणा होगा। जब गुणा होगा बच्चे तो बताओ, अब एक चीज़ और जानते हो, ये तो t हो गया, पर हमको एक बात और मालूम है, समीकरण का प्रथम वेग, अगर
गति के प्रथम समीकरण की बात करेंगे तो गति के प्रथम समीकरण यही है कि नहीं है, v बराबर u प्लस ए टी, है कि नहीं है? कहोगे हाँ सर है। तो इसी को हम क्या करेंगे, इस v वाले स्थान पर यूज करेंगे। इस v वाले स्थान पर बेटा हमको यूज करना है, इस v वाले पे। और जब v वाले स्थान पे यूज करोगे तो बताओ बेटा यहाँ पर क्या v के स्थान में क्या आ गया, u प्लस ए टी आ गया, प्लस u। तो बेटा बताओ u और u आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2u और प्लस ए टी हो जाएगा। तो बेटा वही चीज देखो यहाँ लिखा हूँ, यहाँ यस हो गया, ये आपस में जुड़ गया तो 2u प्लस ए टी अपान कितना हो गया 2। और फिर हमने क्या किया, इस 2 से इस 2 को काट दिया तो बचा हमारे पास क्या, तो ये देखो बचा क्या हमारे पास बेटा, तो यहाँ बचा यस बराबर यू टी और प्लस ए टी का स्क्वायर। क्या बचा बेटा हमारे पास, तो इस 2 से 2 हमारा क्या हो गया, पूरा कट गया। तो इस तरीके से हमने इस वाले फार्मूले को, सॉरी यहाँ देखो ये नहीं लिखा बेटा, यहाँ पे एक चीज़ आप लिख लो, ये बचेगा क्या, गलती लिखा गया है, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये ना बचेगा बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना 1/2 है। तो यहाँ भी तो ये 2 जो है बचा है ना, तो ये बट्टे में आएगा नहीं आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, इस तरीके से हमने सेकंड समीकरण को भी प्रूव कर दिया। तो गति का दूसरा समीकरण का डेरिवेशन पूछा जाता है, तो इसे 1-2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हुआ है। फिर देखिए हमारे पास गति का समीकरण नंबर कौन सा है, तीसरा। तो तीसरे समझिए बेटा, इसका फॉर्मूला पहले तीसरे का क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। अब ये होता है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हमको ये मालूम है, एवरेज वाला फॉर्मूला मालूम है u प्लस v अपान 2, तो इसको मान लें समीकरण नंबर 1। इसी का दूसरा निकालेंगे समीकरण नंबर 2, इन दोनों को आपस में रख दो। तो भैया दोनों को आपस में रखोगे, बताओ यही बना था ना, और जब ये बनाए थे तो t यहाँ चला गया था, इसी को मान लीजिए समीकरण नंबर क्या मान लिए 3। अब जो समीकरण 3 आया, तो समीकरण 3 में हम लोग क्या करेंगे, गति के प्रथम नियम को रखेंगे। तो गति का प्रथम नियम क्या है हमारे पास है, v बराबर u प्लस ए टी है, v बराबर u प्लस ए टी है। तो बेटा बताओ v माइनस यू बराबर ए टी है, v माइनस यू बराबर ए टी है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अब पुट, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया है, बस इस u को हमने इस तरफ ला लिया तो किसमें हो गया, माइनस में। अब इसको क्या करेंगे, अब इसी को मान लेंगे, अब इसको a को भेज दिए बटे में, ये मान लो हमारे पास समीकरण कितना बन गया 4। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखेंगे, समीकरण 4 का मान रखेंगे। जब समीकरण 4 का मान 3 में पुटअप करोगे बेटा तो कहाँ रखोगे, किसके स्थान पर रखा जाएगा, टी के स्थान पे। और टी हमारे पास क्या है, यही है, टी यही है। तो बताओ टी पे जब हम रखेंगे इस पूरे वैल्यू को, तो यही रखेंगे। ये तो ऑलरेडी इसका देखो, यहाँ ध्यान देना बेटा, ये तो ऑलरेडी पहला है, इस टी के स्थान पर हम क्या रखने वाले हैं, इस टी के स्थान पर इसे रखने वाले हैं, इस टी के स्थान पर इसे रखने वाले हैं। तो हम रख दिए, तो v माइनस यू पॉइंट टी ये बन गया बेटा। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो ये देखो क्या जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा 2 ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे, ये क्या होगा बेटा v स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको उठा के हमने यहाँ भेज दिया, ये भेज दिया, 2as हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस u को माइनस वाला है, इसको उठा के बेटा हम इस तरफ लाए हैं, और जब इस तरफ लाओ तो ये इसमें आ गया, ये हो गया इस तरीके से फॉर्मूला नंबर तीसरा। तो हमने इस तरीके से समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 तीनों को समझ लिया, ठीक है बच्चे। और हमने इस चैप्टर को बड़े ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो आप सभी को धन्यवाद इतना देर तक बने रहने के लिए। अब आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बेटा आप बताइएगा कि सर जी क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो मैं ज़रूर आपको अगला इसी का अगले चैप्टर को, समझ रहे हो, बल वाला टॉपिक को फिर का 1 शॉट लेके आऊँगा बेटा। पर आप ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अच्छा, जिन भी बच्चों को ये डेरिवेशन फार्मूले वाले में अगर दिक्कत हुआ इन तीनों डेरिवेशन को मैं अलग से छोटे छोटे 5-5 मिनट के बना के आपको अलग से वीडियो डाल दूंगा, परेशान नहीं होने का, ठीक है ना। तो हमारे द्वारा इस चैप्टर को बेटा किया जाता है कंप्लीट। चलो तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले 1 शॉट के साथ। तब तक ले लेते हैं आपसे अलविदा। 9th वाले मेरे प्यारे भाई, ये हिंदी मीडियम के लिए क्लास था, हमने क्लास पूरी कंप्लीट कर दी इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।